राजीव। तो मोदी जी के समर्थकों ने उनकी मजबूत और दमदार छवि गढ़ने के लिए एक लुभावना नारा गढ़ा है, मोदी है तो मुमकिन है। और वाकई मोदी जी के काम देखकर लगता है कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि एक फिल्म का प्रमोशन भी कर सकते हैं। अब तक भारत ने जितने प्रधानमंत्री देखे हैं दोस्तों, उनमें कुछ को कमजोर माना गया, कुछ को ताकतवर माना गया, किसी को दूरदर्शी समझा गया, किसी के फैसलों पर सवाल उठाए गए, लेकिन किसी फिल्म का प्रमोशन प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने किया हो, ऐसा उदाहरण याद नहीं आता है। अगर आप लोगों को याद हो तो बताएंगे जरूर। मगर मोदी जी ने इसे भी मुमकिन कर दिखाया है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र मोदी जी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज हुई है उसमें किया है और इसके बहाने अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्म में वो सच दिखाया गया है जिसे कई सालों तक दबाया गया। इसके साथ ही उन्होंने इमरजेंसी या भारत विभाजन पर ऑथेंटिक फिल्म न बनने की बात भी उठाई और यहां तक कह डाला कि एक विदेशी ने गांधी पर फिल्म बनाई और उसे जब ऑस्कर मिला तब जाकर दुनिया को पता चला कि महात्मा गांधी कितने महान व्यक्ति थे। अब द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर मोदी जी का जो नजरिया है वो तो सबके सामने आ ही गया है, साथ ही ये भी पता चल गया है कि गांधी जी को लेकर उनका नजरिया क्या है। मोदी जी के मुताबिक एक फिल्म के बाद दुनिया को गांधी जी की महानता पता चलती है, जबकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि गांधी जी की पूरी दुनिया में कितनी इज्जत और सम्मान है। जब महात्मा गांधी फिल्म यानी गांधी फिल्म नहीं बनी थी तब भी दुनिया गांधी जी की महानता पर चर्चा करती थी। आप याद कीजिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी इस धरती पर कभी आया था। क्या आइंस्टाइन ने यह बात गांधी फिल्म देखकर कही होगी? खैर, फिल्म का जिक्र करके मोदी जी ने न केवल गांधी जी बल्कि इस देश के बारे में अपनी समझ का खुलासा कर दिया है। वे भले ही बीजेपी को जीत दिला रहे हों, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तब तक शायद नहीं जीतेगी जब तक वो गांधी की विचारधारा को खत्म नहीं कर देगी। और इस वक्त गांधी जी की विचारधारा को जिंदा रखने का काम कांग्रेस और उसमें भी नेहरू गांधी परिवार ही कर रहा है। इसीलिए बीजेपी के निशाने पर हमेशा ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहते हैं। अभी चुनाव में मिली हार, जो 5 राज्य में चुनाव हुए उसमें मिली हार के बाद कांग्रेस के भविष्य पर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि गांधी परिवार को कांग्रेस से हट जाना चाहिए। कपिल सिब्बल, संदीप दीक्षित जैसे नेताओं ने, ये कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों ने कहा, इस बात की वकालत भी की है कि इन लोगों को पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। गांधी परिवार ने खुद से कांग्रेस का नेतृत्व नहीं किया है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी तो केवल सांसद हैं और सोनिया गांधी को भी आप जानिए कि जब राहुल गांधी ने पद छोड़ा था अपना, उसके बाद केवल सांसद हैं और सोनिया गांधी से भी अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया अनुरोध करके। अगर गांधी परिवार कांग्रेस से दूर होगा तो फिर बीजेपी के लिए अपना एक छत्र राज्य कायम करना शायद आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका वैचारिक विरोध इस तरह से नहीं होगा जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी करते हैं। यूपी चुनाव में भी यूपी की जाति और धर्म की राजनीति के मुकाबले प्रियंका गांधी ने मुद्दों की बात की। उन्हें जीत नहीं मिली, यह अलग बात है, मगर लोगों को यह समझ में आया कि चुनाव दूसरे मुद्दों पर भी लड़े जा सकते हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस राजनीति में जिन मूल्यों को लाना चाहती है, आखिर बीजेपी को उससे तकलीफ क्यों है? क्या एक परिवार के नाम पर देश की धर्मनिरपेक्षता, संविधान और ऐतिहासिक विरासत को कमतर दिखाने की कोशिश सही है? क्या परिवारवाद से दूर रहने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में गांधी परिवार से डरते हैं? क्या गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? आइए आज इन तमाम सवालों पर जवाब ढूंढेंगे, परतें खोजेंगे इसकी और चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ साथी इस वक्त मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उन सबसे परिचय करवाऊं। और हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, आप जानते हैं, विजय शंकर सिंह जी। विजय शंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी मौजूद हैं। राकेश पाठक जी, आपका स्वागत है। हमारे साथी पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर
दीपक पाचपोर जी हैं। दीपक जी, आपका स्वागत। और हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। थोड़ी देर बाद प्रशांत टंडन भी जुड़ेंगे और उनका भी स्वागत हम करेंगे। लेकिन साथ साथ आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ गए हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखना शुरू कर चुके हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और अब जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज है। और अब 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव खत्म होने के बाद चुनावी समीक्षा पर बात कितनी हो या ना हो, चुनाव के दरमियान जब आखिर में चुनाव का सब कुछ चल रहा था, मतलब चुनाव की गतिविधियां चल रही थी, आखिर पायदान पर थी, तब आप याद कीजिए कि रूस और यूक्रेन ने पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर कर रखा था। अब उसके बाद एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने मीडिया में अपनी जगह बना ली है। कुछ दिनों तक ये फिल्म मीडिया में जगह नहीं बनाई थी, लोगों ने कहना शुरू किया कि ये ऐसा है वैसा है, और अब देखिए कैसा है, तो उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन उससे इतर, इन सब से इतर बात गांधी परिवार की भी हो रही है। और क्यों परिवारवाद के नाम पर गांधी परिवार को घेरने की कोशिश हो रही है? क्या साजिशन गांधी परिवार को खत्म करने की कोशिश चल रही है इस देश में? ये समझने की हम कोशिश करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। तो बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों। आराम से बैठिए, चाय की प्याली लीजिए, और या अगर ठंडा कुछ पीना चाहते हैं तो ठंडा पीजिए। लेकिन इस कार्यक्रम में जो हमारे तमाम साथी हैं जो अपने विचार रखेंगे, उनके विचारों को सुनिए। लेकिन सबसे पहले एक विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जिस विचार से मैंने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, अपने उद्बोधन की शुरुआत की है, अपनी जो एंकर पार्ट है उसकी शुरुआत की है, इंट्रोडक्शन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे अपने संसदीय दल की बैठक में, और वो महत्वपूर्ण है क्योंकि जब गांधी का जिक्र होगा, हमारे देश का जिक्र होगा, हमारी आजादी का जिक्र होगा, बंटवारे का जिक्र होगा, कश्मीर का जिक्र होगा, तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। और यहीं से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे आते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक। और यह समझने की कोशिश जो हम यहां लिख रहे हैं कि गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश, एक सवाल के साथ में उस सवाल के तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हो, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय तो ये सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको फिल्म बनाना है
ये पसंद नहीं, कोई और फिल्म बना ले। गुजरात फाइल्स की चर्चा भी आज खूब चल रही है। खैर, फिल्म की चर्चा के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम चर्चा कुछ और करेंगे और उसमें भी गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश, क्या साजिशन गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग, और कांग्रेस से अलग गांधी परिवार अगर होती है तो सच में गांधी परिवार क्या खत्म हो जाएगी, यही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और लेकिन उससे पहले, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, ये साफ कहा जा सकता है इस वक्तव्य से, और यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आना चाहूंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। ये जो वक्तव्य आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इस पे, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई भी मुद्दा अगर जिसमें थोड़ी भी गुंजाइश हो उसके विवादास्पद होने की, या उससे किसी भी तरीके की कोई बड़ी समस्या हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को इन चीजों से बचना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है उनका वक्तव्य, अगर हम देखें कि वो किसका साइड ले रहे हैं, और वो जिसका साइड ले रहे हैं वो उनके एक तरह से एक उनका राजनीतिक उद्देश्य को भी वो पूरा करता है। उनका बयान, वो चाहते हैं कि इसको खूब देखें लोग, क्योंकि पिछले कुछ दौरान में चाहे वो चुनाव जीतते रहे हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही हो, लेकिन उसके मुद्दे जो है वो लगातार हारते रहे हैं। और हम लोग सब जान चुके हैं कि जो जमीनी ठोस मुद्दे हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप याद कीजिए कि उनके चुनाव के 2019 के चुनाव के ठीक पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी की थी, वो भी नहीं चली थी। लेकिन इसी तरह की ये फिल्म जो है, उनको ऐसा लगता है कि वो तो व्यक्ति प्रधान थी, ये घटना प्रधान है। हो सकता है कि घटना प्रधान फिल्म के जरिए लोग इस चीज से थोड़े बहुत उद्वेलित हो, थोड़ा इन चीजों को जाने, और जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे समय से है उस आगे बढ़ाने का उनको बहुत अच्छा मौका मिला है। और 2024 का जो चुनाव है, अगर हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म जो बनाई गई है 2024 के कार्यक्रम को, चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए बनाई गई है, ताकि ये मामला लगातार पके। जगह जगह इसको भेजा जा रहा है, मुझे लगता है कि सारे राज्यों में दिखाने की इसकी तैयारी है, और कोई बड़ी बात नहीं कि इसको हो सकता है कि ये एक आदेश हो जाए कि इसको सबको दिखाया जाए। तो ये कुल जमा उनके एक एजेंडा का प्रचार का हिस्सा है। ये इस घटना को कोई नहीं भूला था। इस घटना के दोनों पक्ष थे, अच्छे पक्ष थे, बुरे पक्ष थे। अच्छा पक्ष ये था कि आज भी आप बहुत सारे मुस्लिमों को पास जाइए, कश्मीर की घटना है कि जहां पर पंडितों के मकानों को आज भी उन लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक कभी आरटीआई में पता चला था कि उसमें इस आतंकवाद में कश्मीर में ज्यादातर जो मारे गए उसमें मुस्लिम बड़ी संख्या में है। हम तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति भी क्यों मारा जाए, लेकिन ये दुर्घटना तो हुई, ये बहुत बड़ी घटना हुई है, और इसके जख्म हमेशा रहेंगे, हमारे सबके दिल में है। कोई इसको भूला नहीं था। इसको जो बताया जा रहा था कि इसको भूल गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। शायद प्रधानमंत्री को पहली बार पता चला कि इतनी बड़ी घटना हुई थी, क्योंकि भारत की त्रासदियों के बीच, भारत की उपलब्धियों के बीच वो मोदी जी है, वो एक नया नाम है। इसके पहले वो कभी इन्वॉल्व नहीं होते थे इन चीजों में। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी तैयारियां 2024 के लिए शुरू हो गई है। एक तरफ वो गुजरात गए थे, वहां से तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है जमीन पर उतर के, दूसरी तरफ ये भी है, और अगले राउंड में इसके ऊपर और शायद हम बात करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो गांधी परिवार को खत्म करने का एक जो उपकरण है, इस तरीके के फिल्में और इस तरीके के विचार भी। जी राजीव जी, दीपक जी, बात हम फिल्म की नहीं कर रहे हैं, यहां चर्चा फिल्म की करने के लिए हम बैठे ही नहीं हैं। एक जो वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उस वक्तव्य को, क्योंकि इस फिल्म की आड़ में कांग्रेस को घेरने की जो साजिश रची जा रही है, साजिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कश्मीर मसले को एक तरफा दिखाया गया इस फिल्म में, और यहीं से शुरुआत होती है कांग्रेस को कहीं ना कहीं इनके अंदाज में बेनकाब करने की कोशिश या साजिश, जो भी कहें, और वो जो साजिश है उसी का पर्दाफाश करने की हम यहां कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप तमाम हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि फिल्म की चर्चा बहुत हो रही है, फिल्म में क्या है ये, मैं तो कल एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया हूं, उसमें भी मैंने यही कहा है कि आपकी मर्जी है, आप देखिए, आपकी मर्जी मत देखिए, लेकिन आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है वो आप लोग पिछले 7-8 साल से अच्छी तरह से देख रहे हैं, और वही यहां भी आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके तहत जो साजिश रची जा रही है, इस देश की जो ताना बाना है, उसको तोड़ने की कोशिश जो हो रही है, उससे पर्दाफाश करने का काम हम पत्रकारों का है, वो हम करने के लिए बैठे हुए हैं। यही मैं यहां चाहूंगा। एक वक्तव्य चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमलेंदु जी डिस्कनेक्ट हैं, लेकिन अब सीधा आना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर राकेश पाठक, गांधी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम लिया जा रहा है। ओम प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ
साथी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश जी का स्वागत है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, महात्मा गांधी पे आपने बहुत काम किया है, बहुत नजदीक से मैं जानता हूं कि क्या कुछ आपने किया है, और उसके बाद गांधी जी को इस देश ने रॉबर्ट एटनबरो की फिल्म के बाद जाना गया, दुनिया जानी, उनकी महानता को जानी। यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से, और उसके बाद जिस प्रकार कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। हम यहां कांग्रेस की तरफदारी के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें चल रही हैं, जो सच्चाई है वो धरातल पे आनी चाहिए, उस हिसाब से हम यहां बात कर रहे हैं, करने जा भी रहे हैं। क्या कुछ समझते हैं आप पीएम के इस वक्तव्य से, और यहीं से जरा अपनी बात को उठाइए, अपनी बात को रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कपिल सिब्बल की बात पे भी आएंगे, जिस पे कह रहे हैं कपिल सिब्बल साहब कि राहुल गांधी को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे तीनों, माँ और दोनों बेटा बेटी दोनों को, तीनों को वापस हट जाना चाहिए, तो फिर कांग्रेस रहे कहां, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और यही क्या नरेंद्र मोदी का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है, उसमें कांग्रेस में बैठे हुए जो अंदरूनी लोग हैं वही साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं क्या, या वो साथ दे रहे हैं क्या, ये भी समझने की कोशिश करेंगे आप तमाम लोगों से, और यहां से समझेंगे कि क्या गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आइए जरा आप अपनी बात रखिए डॉक्टर साहब। जी राजीव जी, पहली बात तो मैं बहुत कान पकड़कर माफी चाहता हूं कि गांधी पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी तो एक महासमुद्र हैं, मैंने तो बस एक बूंद उसमें से लेने की कोशिश की और उनके मार्ग पर चलने के लिए कदम भर रखा है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद दुनिया को गांधी की महानता मालूम हुई, तो बहुत संक्षेप में छोटे मोटे तथ्य हैं। अब उनकी वर्षों विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई है उसके आधार पर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्हें इतना ही मालूम होगा कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई, तब गांधी की महानता दुनिया को मालूम हुई। तो अब उन्हें कौन कि गांधी अपने उस युग में, जब दक्षिण अफ्रीका में वे थे, तब दुनिया के सुदूर कोने में बैठे हुए उस युग के सबसे महान विद्वान टॉलस्टॉय के साथ उनका पत्र व्यवहार होता था। गांधी जी चिट्ठी लिखते थे टॉलस्टॉय के लिए, और टॉलस्टॉय पता नहीं कहां, साइबेरिया के किसी कोने में पता नहीं कहां बैठते थे, और वो चिट्ठी लंदन होते हुए सोवियत संघ रूस पहुंचती थी और टॉलस्टॉय उसका जवाब देते थे। तो उस युग में, जबकि संचार का कोई माध्यम नहीं था, इस पृथ्वी के एक कोने में बैठा हुआ टॉलस्टॉय मोहनदास करमचंद गांधी को जानता था। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई है, उससे बहुत 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 पहले इंग्लैंड में ही डाक टिकट जारी हो गया था। गांधी की आजादी की, भारत की अपनी 50वीं सालगिरह पे उस देश ने डाक टिकट जारी किया जिसकी गुलामी से आजादी का औजार महात्मा गांधी थे। दुनिया के कम से कम 100 देशों में मूर्तियां लग चुकी थी 1982 से पहले। दुनिया के न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम गांधी की प्रेरणा से चले हैं। नेल्सन मंडेला गांधी को अपनी प्रेरणा बताते थे। तो 82 से पहले शायद इस पृथ्वी पर कोई ऐसा देश बचा होगा जो मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं जानता। यह हो सकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते हो कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति है जिसे दुनिया में लोग जानते हैं, तो यह उनका अधिकार है, जानना न जानना, उस पर हम बहुत विस्तार से जाएं, समय जाया होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी गाहे बगाहे ऐसी ऐतिहासिक, कहना चाहिए उलटबांसियां कहते हैं कि हमारा और आपका बहुत समय जाया होता है ये बताने में कि सर आपने गलत बोला। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत विभाजन पर फिल्में नहीं बनी। यह भी उन्हें कौन बताए कि भारत विभाजन पर फिल्में आजादी के बाद से बन रही हैं लगातार। 2-4 फिल्मों के नाम हम उन्हें गिना देते हैं, गर्म हवा, तमस और ट्रेन टू पाकिस्तान, पार्टीशन, पिंजर, हे राम, गदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की उन्होंने जो बात कही फिल्मों के साथ साथ, में उनकी एक बात से जरूर आज मैं सहमत हूं। ये फिल्मों के नाम हम इसलिए सिर्फ बताना चाहते हैं कि वे ये 4 लगातार स्थापित करना चाहते हैं कि भारत में सत्य को छुपाया गया। मुझे याद नहीं 1947 से अब तक कोई ऐसी फिल्म न बनी हो जिसमें दंगों पर, विभाजन की विभीषिका पर बात न हुई हो। हाँ, यह जरूर छुपाया गया कि गुजरात के दंगों पर परजानियां बनी तो गुजरात में उसका प्रदर्शन रोक दिया गया, उस पर पाबंदी है। आज मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी की एक बात से सहमत होना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिमायती
बेचैन है, और सचमुच अगर वे बेचैन है तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने ठीक कहा कि अगर आपको फिल्म पसंद नहीं तो दूसरी फिल्म बना लीजिए, लेकिन दूसरी फिल्म अगर पर्जन्य जैसी बनेगी तो आप उसको रिलीज नहीं होने देंगे। अगर गुजरात दंगों पर फिल्म बनेगी तो आप रिलीज नहीं होने देंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि कश्मीर में जो कुछ हुआ, अगर इस फिल्म में उसका आधा सच भी दिखाया गया है तो वो भी दुनिया को जानना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी इस फिल्म को बताना चाहिए था कि जब वो जुल्म हो रहे थे तो एक ऐसा तबका भी वहां था, उन्हीं अल्पसंख्यकों में से, बहुसंख्यकों में से, जो अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए खड़ा था। कितने सारे मुसलमान ऐसे थे जो हिंदुओं और इन पंडितों की रक्षा के लिए मारे गए हैं। दुनिया में इस तरह के जुल्म सितम की फिल्में बनी हैं, ऐसा नहीं है। नाजी अत्याचार पर शिंडलर्स लिस्ट जो फिल्म है जिसकी बात होती है हमेशा, उदाहरण के लिए, वो कालजयी फिल्म भी साथ साथ यह भी बताती है कि जब यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था तो बहुत सारे जर्मन ऐसे खड़े थे जो यहूदियों के हक में बात करते थे, पर यह फिल्म ऐसे एक भी पात्र को रेखांकित नहीं करती, तत्कालीन सरकार की नाकामी को रेखांकित नहीं करती। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसका एजेंडा एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का है। मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसी दूसरी कोई फिल्म बनाई जाए। कैथरीन मेयो ने किताब लिखी थी 1927 में, मदर इंडिया, उसमें भारत में दलितों की दशा और यहां महिलाओं की जो दुर्दशा है उसको लेकर किताब थी। गांधी जी से उसके लिए कहा गया कि आप इस पर प्रतिबंध की मांग करेंगे। गांधी ने कहा नहीं, मैं किसी किताब को प्रतिबंधित करने का हामी नहीं हूं, बजाय इसके मैं उसे पढ़ूंगा और उसकी समीक्षा लिखूंगा। गांधी जी ने वो किताब पढ़ी और उसकी समीक्षा लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे किताब का जवाब किताब होनी चाहिए, फिल्म का जवाब फिल्म होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन अगर कोई फिल्म सिर्फ नफरत का एजेंडा रखकर बनाई गई और चलाई जा रही है, अभी दीपक जी ने कहा कि अन्य राज्यों में दिखाने के लिए वो अभियान शुरू हो चुका है सर। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री पुलिस महानिदेशक को निर्देश दे चुके हैं कि पूरी पुलिस मध्य प्रदेश की छुट्टी लेकर जाए, छुट्टी दी जाएगी इस फिल्म को देखे। कल 16 तारीख को शिवराज सिंह चौहान पूरी कैबिनेट के साथ, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ, विधायकों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ ये फिल्म देखने जा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं उनके फिल्म देखने पर, लेकिन इसके साथ साथ जो सिनेमा घरों में नारे लग रहे हैं, जिस तरह का नफरत का सैलाब इसके पीछे उठाया जा रहा है, और देश का मुखिया एक तरह की विचारधारा, एक तरह के ऐसे अभियान के पक्ष में खड़ा हो, यह ज्यादा चिंताजनक है। अब बात कांग्रेस के परिवार की आपने कही, मैं वहां से अब इसको कंक्लूड कर देता हूं कि कांग्रेस के भीतर ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके रहते हुए कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो कांग्रेस में ऐसे वफादार बैठे हैं, और उनकी ये जो मांग है, कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस परिवार या राहुल गांधी अलग हो जाएं, तो मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मुझे न गांधी परिवार से कोई लेना देना, न कांग्रेस से हिंग बदलनी है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कपिल सिब्बल अपनी खुद की एक पार्टी बना लेना, कपिल कांग्रेस। इतनी सारी कांग्रेस बनी है, आप सोचिए ना कि इटावा के कलेक्टर एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाई थी तब से लेकर अब तक कितनी बार कांग्रेस के विभाजन हो गए। इस वक्त भी हमारे सामने एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है, सब में कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है। माधवराव सिंधिया ने बना ली थी अपनी विकास कांग्रेस, अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी ने बना ली थी। तो कपिल सिब्बल मेहरबानी करके अपनी पार्टी बना लें, छोड़ देगा गांधी परिवार को, कौन उसमें रोक रहा है। सबसे अच्छा रास्ता यह है। फिर भी अंतिम बात जो है, जो आपका आज का विषय है, इसके पीछे मंशा जो है, मंशा यही है कि गांधी परिवार, सोनिया, राहुल, प्रियंका, इस वक्त जो जीवित गांधी परिवार है वो कांग्रेस की चुंबक है। उसके बिना कांग्रेस के अस्तित्व की फिलहाल कामना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। और यही वो परिवार है जो सबसे बड़ी बाधा है संघ परिवार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, माननीय नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि ये परिवार विचारधारा की लड़ाई भी साथ साथ लड़ रहा है। हर पार्टी का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ही होता है, वही उद्देश्य गांधी परिवार का भी है और कांग्रेस का भी है। लेकिन संघ की विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी जिस तरह मुखर होकर लड़ रहे हैं, उसी से तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी और उनका विचार परिवार खतरा महसूस करता है। इसलिए वे चाहते हैं कि ये तीन हट जाएं, XYZ कोई भी इसका नेतृत्व करने लगे तो फिर उनका मार्ग और सुगम हो जाएगा। अंतिम बात, कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना पूरी तरह
लोकतंत्र विरोधी विचार है। आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से हमने कभी नहीं सुना, न जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक किसी ने नहीं कहा कि जनसंघ मुक्त भारत, जनता पार्टी मुक्त भारत, जनता दल मुक्त भारत या भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत। चूंकि अपने कोर में, अपने अंतःकरण में ये मूलतः लोकतंत्र विरोधी विचार है, इसलिए हम हमेशा किसी न किसी विपक्ष के होने की हिमायत करेंगे। जी राजीव जी। बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप शायद हैं जुड़े हुए। अमलेंदु जी, सवाल यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आज के विचार हैं सब हमने सुनाया भी, उस पर हमारे दो साथी, वरिष्ठ साथियों ने अपने अपने बात रखे, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ने और डॉक्टर राकेश पाठक ने। और अब उससे इतर जो हम बात कर रहे हैं फिल्म की बात में भी, और जो बात हो रही है उसमें भी जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है कि ये जो भी मसला था कश्मीर का, वो मसला उस समय कांग्रेस रेजिम में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, और उसके बाद खैर उस पर इतिहास के पन्नों में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर लोग चाहें बाहर निकलना और उसके बाद इतिहास के ओरिजिनल पन्नों को पलटें तो बहुत सारी चीजें उनको साफ नजर आने लगेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश को अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादा मुफीद लगता है और उसी हिसाब से चलाया भी जा रहा है, तो ये उनको मुबारक। लेकिन इधर उससे इतर जब कांग्रेस की बात हो रही है तो कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ कांग्रेस को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, जिसमें अभी ताजा तरीन बयान जो आया है वो है कपिल सिब्बल का, इस पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए राजीव जी, एक तो मैं प्रधानमंत्री से ही शुरू करूंगा बहुत संक्षेप में। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1982 में जब बनी फिल्म रिचर्ड एटम बनाई, उसके बाद गांधी को सारी दुनिया ने जाना। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो उनका ज्ञान है उसकी प्रकटीकरण किया है कि उनका क्या ज्ञान है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री असल में गांधी से पहले गोडसे को जानते थे और गोडसे के जरिए उन्होंने गांधी को जाना। अगर गोडसे गांधी को नहीं मारता तो शायद प्रधानमंत्री, उनके शाखा में साथी जो हैं वो गांधी को जान ही नहीं पाते, जबकि सारी दुनिया गांधी को जानती है। तो ये तो प्रधानमंत्री का अपना ज्ञान है, वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल प्रधानमंत्री के कहने से ना गांधी छोटे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री के कहने से गांधी बड़े हो जाएंगे। गांधी का अपना कद है और प्रधानमंत्री जैसे 1,36,000 जो है वो नरेंद्र मोदी आ जाए, वो गांधी के पैरों की धूल नहीं हो सकते। पहली बात तो ये है। अब आइए कि इस साजिश के पीछे है क्या, मतलब ये क्या है साजिश। देखिए साजिश यही है, जैसा कि डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा कि भाई किसी भी तरीके से इस परिवार को खत्म किया जाए और उसके जरिए फिर जो एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात है, जो इस देश को एक करने की बात है। असल में नेहरू गांधी परिवार जो है, जैसा मैंने कल भी अपने एक चर्चा में कहा था अपने इसी प्लेटफॉर्म पे, कि नेहरू गांधी परिवार जो वो सिर्फ एक गांधीवाद या कांग्रेस की आइडियोलॉजी इसको ही प्रकट नहीं करता है। नेहरू गांधी परिवार जो है इस देश की जो आत्मा है, जो एकता में अखंडता की भावना है, उसको भी प्रकट करता है। और इसीलिए संघ परिवार जो है, जो एक राष्ट्र एक कानून एक संविधान की जो बात करता है, वो इसीलिए इनसे डरता है। मैं डरना कहूंगा, डरता है इसीलिए। और इसीलिए ये सारी साजिशें चली जाती हैं। कभी जो है नए नए बच्चे पैदा किए जाते हैं जो कहते हैं पंजाब में जीतने के बाद और उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर जमानती जब्त कराने के बाद कि हम तो कांग्रेस का विकल्प बन गए। तो अगर उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस खत्म हो गई है, तो पंजाब में 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है वो समाप्त क्यों नहीं हो गया? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सारी सीटों में जमानत जब्त कराने के बाद जो खत्म क्यों नहीं हो गई? तो किसी चुनाव में किसी के हारने से ना तो कोई पार्टी खत्म हुआ करती है और ना कोई पार्टी जिंदा हुआ करती है। एक चीज तो ये है। दूसरी ये है कि जिस तरीके से ये सब चीजें चल रही है, कपिल सिब्बल का जिस तरीके से बयान आया, डॉक्टर राकेश पाठक ने बहुत सही सुझाव दिया, लेकिन मैं तो उससे थोड़ा और छोटा सुझाव देना चाहता हूं। छोड़ दीजिए सारी बातें। डॉक्टर कपिल सिब्बल जो है वो हिंदुस्तान के नक्शे में उंगली रख करके एक जगह बता दें जहां से वो म्यूनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेशन का चुनाव जीत सकते हो, चाहे कांग्रेस के टिकट पे और चाहे बिना कांग्रेस के टिकट के। ऐसी जगह बता दें जहां दिल्ली से वो सांसद रहे हैं और मंत्री रहे हैं, उस दिल्ली की ही कोई सीट बता दें, चांदनी चौक की कोई सीट बता दें जहां से वो चुनाव जीत सकते हो। मैं अगर जीत के आ जाते हैं कपिल सिब्बल जी, एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, लड़े इसमें चुनाव कपिल सिब्बल जी, अगर जीत के आ जाते हैं तो मैं राहुल गांधी से कहूंगा निश्चित तौर पर राहुल गांधी हट जाएं। राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, कपिल सिब्बल जी को जो है वो निश्चित तौर पर बना दिया जाए कांग्रेस का अध्यक्ष। एक और बात यह है कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या कपिल सिब्बल अच्छे नेता भी हैं? यह बड़ी संशय की बात है। और नेता है भी कि नहीं
इससे बड़ा संशय तो ये है, अच्छे नेता होने की बात है, मतलब नेता है भी कि नहीं, ये बड़ा संशय की बात है। सुप्रीम कोर्ट का हर वकील जो है वो नेता नहीं हो सकता। आप सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं, आप सरकार की पैरवी करते हैं, सरकार के खिलाफ आप खड़े होते हैं, बहुत सी सरकार, राज्य सरकारों की आप वहां जाकर के पैरवी करते हैं, अच्छे आप तर्क दे सकते हैं, वो सारी बातें ठीक है, मगर तर्क अदालतों में चलते हैं, जनता के बीच नहीं चलते हैं। जनता में चलने वाले तर्क अलग होते हैं, जो नरेंद्र मोदी जैसे तर्क होते हैं, और अदालतों में चलने वाले तर्क अलग होते हैं, जो कपिल सिब्बल के तर्क होते हैं। तो ये बड़ा अंतर है। यही कपिल सिब्बल थे, आपको याद होगा कि पिछले दिनों उन्होंने लंदन में कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ नाम के आदमी को बैठा कर कहा था, मतलब बताया था कि किस तरीके से ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम के जरिए किस तरीके से कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे पता नहीं कपिल सिब्बल तब सच बोल रहे थे शुजा अहमद को बैठा करके, या कपिल सिब्बल आज सच बोल रहे हैं। तो ये सारी समस्या, देखिए ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला, हम लोगों को इससे कोई लेना देना भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी चिंता कांग्रेस के भविष्य को लेकर नहीं है। हमारी चिंता किसी राहुल गांधी या किसी प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के भविष्य को लेकर के नहीं है। उनका भविष्य आज खत्म होता, कल होता तो आज खत्म हो जाए, आज होता तो अभी खत्म हो जाए, लेकिन हमारी चिंता इस देश के भविष्य को लेकर के है, इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा को लेकर के हमारी चिंता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा कर सकती है? जिस पार्टी की बुनियाद ही जो है वो विभाजन के आधार पर हो, जिसका कोर एजेंडा विभाजन हो, जो धर्म के आधार पर विभाजन करके, और धर्म के आधार से ज्यादा अब जो है वो धर्म के अंदर भी जातियों के बीच में विभाजन करके जो अपनी राजनीति कायम करना चाहती है, क्या वो इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करेगी? भारतीय जनता पार्टी का भारत क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के भारत में तमिलनाडु शामिल है? क्या भारतीय जनता पार्टी के भारत में केरल शामिल है? क्या भारतीय जनता पार्टी के भारत में पूर्वोत्तर शामिल है? और जिस भारत माता की जय का नारा लगाते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने कभी आजादी के आंदोलन के दौरान भारत माता की जय का नारा लगाया ही नहीं। माता की परिकल्पना जो है, जो आनंद मठ से अगर आती है, तो अगर उस दौर की भारत माता है तो उस भारत माता के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल होते हैं। और जिसके विभाजन के लिए सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हामी भरी थी। बंगाल का विभाजन ही इसलिए कराया गया कि भारत का विभाजन हो, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो सावरकर के साथी थे, सरकार में शामिल थे। तो जो लोग इस भारत विभाजन के दोषी हैं, वो अब चाहे कश्मीर फाइल देखने के लिए कहें, चाहे कोई सी फाइल देखने के लिए कहें, मुझे लगता है कि ये चीजें चलने वाली नहीं है। लेकिन कमजोरी जो है दूसरे पक्ष को ये है कि हम इनके जो एजेंडा है, जो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, उसकी हम लोग सही तरीके से कार्ड जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें जो कांग्रेस के अंदर भी पैदा की जाती हैं, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद या संदीप दीक्षित जैसे लोग तैयार किए जाते हैं। देखिए पूरा G23 जो है, इसमें अगर आप सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दीजिए, तो क्या संदीप दीक्षित दिल्ली में कभी चुनाव जीत सकते हैं? गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर से जीत के आ सकते हैं? और आज तक कितने कश्मीर में चुनाव जीते हैं गुलाम नबी आजाद साहब? और अगर गुलाम नबी आजाद साहब इतने बड़े नेता है, तो मैं तो चाहूंगा कि कोई ना कोई सीट खाली होगी अभी हरियाणा में। उनके साथी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी वहां जाके तारीफ भी कर रहे थे श्रीनगर में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लड़ा ले हरियाणा से, मालूम पड़ जाएगा क्या हैसियत है। तो सिर्फ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को खत्म करके, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस में नहीं होंगे, तो राजनीति में बड़े गंभीर बात मतलब कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो इस परिवार से ही है। ये परिवार नहीं होगा तो ये सिब्बल विब्बल टाइप के लोग जो है, ये पता नहीं कब जो है कांग्रेस को कहां गिरवी रख देंगे। जिन सचिन पायलट को आज बनाने की बातें की जा रही हैं, सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट अच्छे नेता थे कांग्रेस के, सोनिया जी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, जितेंद्र प्रसाद भी चुनाव लड़े थे। लेकिन क्या कांग्रेस ने सचिन पायलट को या जितेंद्र प्रसाद को, मतलब दोनों नेताओं के बेटे जो थे, उनको कभी साइडलाइन करने की कोशिश की? क्या माधवराव सिंधिया जो अलग कांग्रेस पार्टी बना चुके थे, कांग्रेस से अलग होकर के, क्या उनके बेटे को कांग्रेस ने कभी साइडलाइन करने की कोशिश की? मुझे लगता है कि उनकी जितनी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया। और आज कहां है ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहां है आज जितेंद्र प्रसाद, और कहां जा रहे थे सचिन पायलट जो आके रुक गए? तो ये जो सारे षड्यंत्र, मुझे लगता है इन सारे षड्यंत्रों पे खुल करके बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस के अंदर भी होनी चाहिए, इससे बाहर भी होना चाहिए। और फिर कहूंगा कि मेरी चिंता कांग्रेस के भविष्य को लेकर के नहीं है, मेरी चिंता इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा को लेकर के। राजीव जी बिल्कुल, विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं शायद हमारे जी। सिंह साहब, आपसे भी ये समझना चाहूंगा कि अगर गांधी परिवार नहीं
तो फिर क्या कांग्रेस जो है, जिस कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं और जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7-8 साल से करते आ रहे हैं, और बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद सोनिया गांधी इस्तीफा दे रही हैं, राहुल गांधी को बाहर किया जा रहा है, प्रियंका गांधी इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं। ये तमाम खबरें जो चलती रही, इन खबरों के बाद अब अंदर खाने से ही बात हो रही है, जो कपिल सिब्बल की बात आई और ऐसे G23 के बहुत सारे नेता ये कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। क्या इससे ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? क्या इससे बीजेपी को फायदा है? क्या इससे इस देश का की जो एक का जो मजबूत विपक्ष है, जिस भी ढंग से कहें तो अभी चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हो, वहां भी अगर दूसरे नंबर की पार्टी कोई है तो हर जगह आप देखिए कि मैक्सिमम जगह अगर विधायकों की गिनती, कल मैं गिना रहा था 700 से ज्यादा विधायक नंबर 2 पे आज भी कांग्रेस के हैं इस देश में। तो वहां हो चाहे यहां लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, ये हर जगह तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। क्या ये आसान तरीका है कांग्रेस से गांधी परिवार को अलग कर देना, उनका अस्तित्व राजनीतिक रूप से मिटा देना? क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद जब वो उनकी बात आप मुझे सुना रहे थे और फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा, अमलेंदु जी ने कहा, डॉक्टर पचकोर ने कहा, मैं सबकी बात ध्यान से सुन रहा था और जो मैं कहना चाहता था आप तीनों लोगों ने कह दिया था, तो दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक वाक्य जरूर कहूंगा जो मुझे आइंस्टीन का कोटेशन याद आया कि अज्ञानता का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा होता है। तो जहां अज्ञानता का आत्मविश्वास हो वहां आपको उसे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पिछले 8 साल से हम आप सभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुलाकात नहीं है लेकिन हम रोज एक दूसरे को पढ़ते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं और मानसिक रूप से लगता है कि हम एक साथ बैठे हुए हैं। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कचरा फैलाया जा रहा है उसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उस कचरे को साफ करने के लिए डॉक्टर पाठक कभी कोशिश भी करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हैं, उसका हम भी लाभ उठाते हैं, थोड़ा बहुत हम भी लिखते हैं, आप लोग भी लिखते हैं, उस पर कोई बात नहीं की जानी चाहिए। मेरा दूसरा कहना यह है कि कांग्रेस से भाजपा की चिढ़ क्या है? कांग्रेस से भाजपा की चिढ़ नहीं है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से चिढ़ है। वो आइडियोलॉजी जो है आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया है। जब 1937 में हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा आई और उसके बाद जब जिन्ना के नेतृत्व में आई, तो उस समय इन लोगों ने यह सोचा होगा, जो मेरा अनुमान है, यह सोचा था कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा। अक्सर आप उन लोगों से बात करिए तो लोग बच्चों जैसा सवाल करते हैं और ये कहते हैं कि जब धर्म के आधार पर देश बटा तो मुसलमान उधर चले गए तो हम सब क्यों नहीं चले गए? इधर हिंदी को कहना पड़ता है कि देश के आधार पर धर्म नहीं बटा, धर्म के आधार पर पाकिस्तान है। हम धर्म के आधार पर नहीं बने हैं, हम अपने हमसे मेरा मतलब कांग्रेस तत्कालीन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, जिस परंपरा को लेकर आ रहे थे उस परंपरा में धर्म था ही नहीं। वो एक सेकुलर भारत देख रहे थे, एक प्रगतिशील भारत देख रहे थे, एक ऐसा भारत देख रहे थे जो दुनिया में अलग तरह का भारत हो। और वो भारत कोई नया भारत नहीं था, वो भारत सदियों से था, वैदिक काल से था, जिस रूप में धर्म के कट्टरता की अवधारणा थी वो अवधारणा कभी थी ही नहीं, यह अवधारणा बाद में आई। तो जाहिर है कि इस आइडियोलॉजी से संघ तब भी जूझता रहा, हिंदू महासभा तब भी जूझती रही और उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। जब सावरकर और जिन्ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सारे कांग्रेस के प्रथम श्रेणी के नेता, द्वितीय श्रेणी के नेता जेलों में थे, बाकी लोग सड़कों पर थे, एक तरह की अराजकता की स्थिति थी। उस समय सावरकर जिन्ना दोनों अंग्रेजों के सबसे नजदीक थे। लेकिन जैसे ही वार खत्म हुआ, गांधी छोड़े गए, बाकी लोग छोड़े गए, तो आजादी की जितनी बातचीत थी वो फिर बिना गांधी के पूरी हुई नहीं। उसमें सावरकर को बुलाया तक नहीं गया, क्योंकि इस बात को अंग्रेज जानते थे कि अकेले गांधी ही है और कांग्रेस ही है जिसकी जनमानस पे पैठ है और जिसकी बात जनता मानेगी। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, एक कुंठा है, वो कुंठा ही उनको लगातार परेशान किए हुए है और आज भी परेशान किए हुए है। अब रहा सवाल राहुल गांधी और सोनिया जी का। निश्चित रूप से ये परिवार आज से नहीं राजनीति में है, मतलब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू से अगर शुरू करें तो 100 साल से ज्यादा समय इनका इस राजनीति में हो गया है। और ये किसी इसलिए राजनीति में नहीं आए थे, ये सत्ता पर आए।
चूंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय सबसे गांधी जी के प्रिय थे और अग्रणी नेता भी थे, इसलिए उन्हें यह पद मिला और उन्होंने अपना स्थान जो ग्रहण किया उसकी अपनी महत्ता भी बताई और उसका लाभ भी देश को बहुत मिला। आज जो भी आप देश में विकास देख रहे हैं वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हो, संस्थाओं का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, जो कुछ भी हुआ उसे मैक्सिमम अगर आप जोड़िएगा तो उन सबकी नींव सन 47 से 64 तक की पड़ी है। बाद में लोगों ने उस पर विस्तार किया है। इनफैक्ट पिछले 8 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कोई नई चीज बनी। अब इन्हीं चीजों को बेचने की बात की जा रही है। तो ये परिवार अपनी उस विरासत के साथ है। राहुल गांधी के जितने भी भाषण में सुनता हूं, जितने ट्वीट्स देखता हूं, जो उनकी बात होती है वो निश्चित रूप से वो कांग्रेस की उस विचारधारा के साथ है जो विचारधारा उनको उनके पुरखों से मिली है, जो विचारधारा उनके पुरखों को गांधी से मिली थी, जो उनके पुरखों के अत्यंत नजदीक थे। तो ऐसी स्थिति में ये विचारधारा बहुत असहज करती है और ये विचारधारा संघी मित्रों को बहुत असहज करती है। इसलिए असहज करती है कि उनके पास इस विचारधारा का कोई लॉजिक नहीं है। अब फिल्म की बात करूं तो कल ही एक मित्र मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने फिल्म देखी? मैंने कहा हमने देखी नहीं, लेकिन आपने देखी है? कहा मैंने देखी है। तो मैंने कहा क्या है? तो वो बड़ा अत्याचार किया गया है। हम तो अत्याचार तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और लगातार अत्याचार हुआ है। तो उनका फिर हमने कहा आप बताइए, आपने फिल्म देख ली, आपको अत्याचार भी समझ में आ गया, आप दुखी भी हैं, अब इसके आगे क्या करना है आप बताइए। तो उनका मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया है। तो हम कहते चलिए भी मैंने मान लिया मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया है, अब मुसलमानों का क्या करना है? वो कुछ नहीं बोल पाए। एक ऐसी स्थिति है, मुझे लगता है ये फिल्म और ये दुष्प्रचार, ये प्रोपेगेंडा हमें एक ऐसे अंधे मोड़ पर खड़ा कर देगा जहां सिवा खाई में कूद कर जान बचाने को कुछ नहीं बचेगा, और जब हम कूदेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो एक अजीब पागलपन का दौर और फिल्म प्रमोट रहा है ये पागलोत्सव। तो मेरा कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि जब अत्यधिक उन्माद की स्थिति हो, चाहे समाज में हो, चाहे किसी मित्र में हो, चाहे घर में हो, तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमें खुद को इस पागलपन और उन्माद से बचाना चाहिए। दूसरी अब आते हैं कपिल सिब्बल साहब पर। बहुत सही बात कही राकेश पाठक जी ने, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं और अमरिंदु भाई से भी, कि कपिल सिब्बल साहब कोई चुनाव नहीं करते हैं। जाहिर है वो जनता के आदमी नहीं है। उनकी कांग्रेस में वक़्त इसलिए थी कि वो बहुत बड़े वकील थे, बहुत बौद्धिक थे, और कांग्रेस कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं रही है, वो एक मंच पर रहा है, प्लेटफॉर्म के रूप में रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में जिसमें EMS नंबूदरीपाद भी रहे हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता बने, CPM के शिखर पुरुष रहे, तो मीनू मसानी भी रहे हैं, जो स्वतंत्र पार्टी में, जो दोनों के आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। उसमें गांधी भी थे, उसमें सुभाष भी थे, जो गांधी से अलग हटके अपनी अलग रणनीति बनाते हैं, अलग तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। उसमें लोहिया भी थे, जो 37वें पार्टी छोड़ देते हैं नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण के साथ और अपना अलग मूवमेंट बनाते हैं। तो एक मंच है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सबकी आइडियोलॉजी एक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक कोर आइडियोलॉजी के साथ अपनी अपनी विचारधारा भी रख सकते हैं। तो कपिल सिब्बल साहब का ये कहना कि वो लोग पार्टी छोड़ दें, ये तो बेतुका बयान है। पार्टी से नाराज आप हैं और वो पार्टी छोड़ दें। मैं आपके घर में हूं, आपने कोई समूह बनाया, मैं उस समूह में हूं और मैं नाराज हूं, और मैं कहूंगा राकेश पाठक आप छोड़ दीजिए। भाई आप नाराज हैं, आप नमस्कार करिए और जाइए, आप एक पैरेलल पार्टी खड़ी कर लीजिए। पैरेलल पार्टियां खड़ी हुई हैं। 69 में जब कांग्रेस बटी थी तो इंदिरा गांधी ने अपनी पैरेलल पार्टी खड़ी की। उस समय जिस समय इंदिरा गांधी अपनी पार्टी खड़ी कर रही थी, जो संगठन कांग्रेस था उसमें जो नेता थे वो बहुत बड़े नेता थे, और इतने बड़े नेता थे कि इंदिरा गांधी की तुलना में वो बहुत मजबूत थे। लेकिन इंदिरा गांधी को जनता ने पसंद किया, वो आगे चली। असली चीज जनता की है। आप कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो, चाहे मनीष तिवारी साहब हो, जो भी हो, अगर नाराज हैं आप लोग कांग्रेस से इस्तीफा दे दीजिए, आप अपना पार्टी बनाइए, आप जनता के बीच आइए। हो सकता है आप भी कांग्रेस दिख जाती है, अपने आप अप्रासंगिक हो जाएंगे। राजनीति में कोई किसी को अप्रासंगिक नहीं करता, राजनीति में जनता ही अप्रासंगिक करती है। दूसरी चीज, हम पिछले 8 साल से एक ही मुद्दा सुन रहे हैं। मनुष्य ऊबता है, डरता है और लगातार सुनते सुनते उकताता है। वो मुद्दा क्या है? धर्म का मुद्दा है, उन्माद का मुद्दा है। लेकिन असल मुद्दे जो हमारे रोजी रोटी से जुड़े हैं, शब्द से जुड़े हैं, इस पर सरकार नहीं बात करती। प्रधानमंत्री जी फिल्म का प्रमोशन कर सकते हैं, फिल्म में एक्टिंग भी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनसे अगर आधे घंटे के लिए कहा जाए
कि आप अपनी आर्थिक नीतियों पर एक हमें वक्तव्य जारी कर दीजिए, वो नहीं वक्तव्य जारी करेंगे, उसके लिए वो किसी और को पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी समझ नहीं है। समझ इसलिए नहीं कि उनका ओरिएंटेशन नहीं है। ओरिएंटेशन इसलिए नहीं है कि जिस परंपरा से वो आते हैं, जिस विचारधारा से वो आते हैं, उस विचारधारा में इस विषय पर कुछ पढ़ा ही नहीं गया है, न पढ़ाया गया है, ये उनकी प्राथमिकता में ही नहीं। मैंने कानपुर में बहुत वरिष्ठ संघीय मित्र हैं और काफी अच्छे पद पर हैं, संघ में भी अच्छे पद पर रहे हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि रोजी रोटी शिक्षा शास्त्र का क्या होगा, तो वो कहते हैं कि समाज में जब हिंदू धर्म की स्थापना हो जाएगी तब ये चीजें अपने आप सुधर जाएगी। तो एक कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या इसमें भिखमंगे रहेंगे, क्या इसमें बेरोजगार रहेंगे? अभी भी जब मैं अपने गांव में कभी कभी जाता हूं तो मैं नए लड़कों को, जो 18-19 साल के लड़के हैं, बाइक पर भगवा पट्टा लगाए और तिलक लगाए जय श्री राम को लेकर देखता हूं, तो यकीन मानिए मुझे धर्म पर भी गुस्सा आता है और धर्म के प्रति पर तरस भी आता है कि आपने धर्म को ऐसी स्थिति में बदल दिया। धर्म को मानना बुरा नहीं है, आपकी आस्था है, और ये ऐसा धर्म है जिसमें कहा जाता है कि आप अपने इष्ट को याद करिए। पंडित ये नहीं कहते कि आपका इष्ट कौन है, आपका कोई भी इष्ट हो, ये बहुदेववाद। ये एक ब्रेकिंग है, जरा बीच में लेना चाहेंगे हम। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर एक्शन में सोनिया गांधी, ये ब्रेकिंग आपके बीच हम पहुंचा रहे हैं। और 5 राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों से मांगा गया है इस्तीफा। ये देखिए, 5 राज्य जहां जहां चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा गया है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के अध्यक्षों से मांगा गया है इस्तीफा। और ये एक्शन में सोनिया गांधी नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया गांधी, चूंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा मांगा है। 5 राज्यों के अपने प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। ये बड़ा फैसला है और वो भी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है और हार की जिम्मेदारी लें और इस्तीफा सौंपें। इसके बाद वहां की जो इकाई है वो भंग होगी और अगला अध्यक्ष कौन होगा उसके हिसाब से आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी। ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने अंदरूनी अपनी जो शक्ति है उसको टटोलने में और मजबूत करने में लगी हुई है, ये यहां साफ दिख रहा है। बीच में एक ब्रेकिंग आ गया था सिंह साहब, इसलिए इसको आप लोगों के बीच हम रख रहे थे, लेकिन आप माफ कीजिए, बीच में रोकना पड़ा। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख भी रहे थे और खासकर कांग्रेस को लेकर के चर्चा हो रही थी जी, और उसी बीच कांग्रेस की ही बात आ गई, तो ये रखना भी जरूरी था जी। अब ये जो एक्शन, ये अपना एक्शन लेगी, इसके बारे में तो मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरा यही कहना है कि हम 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी और मोदी जी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं 2 विचारधारा की लड़ाई। एक विचारधारा है जो ये मान के चलती है कि धर्मांधता रहनी चाहिए, जिसे आप आइडिया पाकिस्तान कहते हैं। मैं वही विचारधारा कहता हूं, ये विचारधारा आरएसएस की थी कि तुम मुसलमान ले लो, हम हिंदू ले लें, बिना इस बात को सोचे हुए कि इस देश में हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं रह सकते। एक बहुत छोटा सा संवाद है जिन्ना से, जब जिन्ना ने वायसराय से कहा, जब वायसराय ने जिन्ना से कहा कि क्या 2 नेशन कैसे बनेंगे, उन्होंने कहा 2 नेशन हर गांव में है, हर घर में है। हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हमारे नायक हैं, हम दोनों के विपरीत एक दूसरे के प्रति नायक हैं, हमारी किताबें अलग हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग है। वायसराय अवाक रह गए। उसने कहा क्या घर घर पाकिस्तान बनेगा? उसने कहा यही। अंत में जब पाकिस्तान बना तो इसकी तकलीफ हम लोगों को भी हुई और पाकिस्तान को, हम लोगों से मेरा मतलब हमारे जो पुरखे थे उनको भी हुई और पाकिस्तान से हुई। एक अजीब सी चीज है, बंटवारे में न तो उत्तर प्रदेश बटा, न एमपी बटा, न गुजरात बटा, न बिहार बटा बंगाल और पंजाब। और बंगाल और पंजाब में आरएसएस का कोई वजूद न तब था न अब है। क्यों? वहां के लोगों ने इसको समझा है, वहां के लोगों ने जो देखा है ये खून खराबा उन्हें भी लगता है। और जो जिस तरह की बात आजकल हो रही है कि हमें कांग्रेस को खत्म करना है, तो कांग्रेस को खत्म करने के पीछे उनकी यही मंशा है कि वो इस आइडियोलॉजी को खत्म करना चाहते हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान के मूल्यों को खत्म करना चाहते हैं। वे संविधान को बदल नहीं सकते क्योंकि संविधान को बदलने में एक वो रूलिंग है कि आप मूल ढांचा नहीं बदल सकते। मूल ढांचा उसकी धर्मनिरपेक्षता है, मूल ढांचा उसका संघवाद है, मूल ढांचा उसका बहुलतावाद है, मूल ढांचा उसका मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, तो आप बदल नहीं सकते। तो आप एक हवा बना रहे हैं। लेकिन यहां मैं यही जोड़ना चाहूंगा, ये इतने अधिक प्रतिभाहीन है
ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक ऐसी स्थिति में छोड़ जाएंगे जब चारों ओर अराजकता रहेगी। मैं भौतिक अराजकता की बात नहीं कर रहा हूं, एक मानसिक अराजकता रहेगी। तो ऐसे पागलपन उन्माद के दौर में हम अपने आप को स्थिर रखें, बिना कंफ्यूज हुए और अपने ही लक्ष्य की तरफ बढ़ें। ये सब चीजें इतिहास के लंबे यात्रा में आती जाती रहती है। बिल्कुल सिंह साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं और थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से संशोधन करूं कि कांग्रेस को अब ये खत्म करना नहीं चाहते हैं। अब ये कांग्रेस तो अगर ये इनको लगता है कि गांधी परिवार को खत्म कर दिया जाए, कांग्रेस से विमुख कर दिया जाए, तो शायद कांग्रेस खुद ब खुद हमारे कब्जे में आ जाएगी। और वही यहां पर कांग्रेस में जो G23 है उसके जरिए ये बातें हो रही हैं। क्या कारण है कि गुलाम नबी आजाद रिटायर होते हैं तो प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां सामने आता है। खैर, ओम प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। आप याद कीजिए, अभी जो चुनाव बीता है उस चुनाव में प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की। आइडियोलॉजी जो कांग्रेस की रही है, आइडिया ऑफ इंडिया की जो बातें होती हैं, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, लेकिन उस आइडिया पे, उस अपनी आइडियोलॉजी पे कांग्रेस पार्टी अभी तक चुनाव लड़ती आई है। और आज जबकि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीजें अलग अलग दिशा में हो गई हैं, जब आंधी तूफान में आप देखिए कि जड़ कहीं और तना कहीं और दिखाई देता है, वैसी स्थिति इस देश में हो चुकी है पिछले 5-7 सालों में, हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। तब भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी। अपनी आइडियोलॉजी से मतलब वहां उससे पहले 2019 से लेकर के अभी तक हमने देखा कि दलितों का जहां उत्पीड़न हुआ वहां पहुंची, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, चाहे महिलाओं की बात है, बेरोजगारों की बात है, ये जो मूल मुद्दे हैं, गरीबी की बात है, इन मूल मुद्दों को पकड़ने की कोशिश प्रियंका गांधी ने की। क्या लगता है आपको? इसके बाद भी सीटें बहुत कम आई, 2 सीट आई, लेकिन जब कांग्रेस के लोगों से बात करता हूं तो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हमने खेत में इतना खाद और पानी डाल दिया है कि ये फसल लहलहाएगी, हमें उम्मीद है 2024 में। क्या अगर कांग्रेस इन उम्मीदों के साथ 2024 का चुनाव लड़ती है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी की चिंता बढ़ना शुरू हो जाती है? क्योंकि बहुत बड़ा, कई बार ये बात सोचने को आता है कि आखिर इन लोगों ने, कांग्रेस का जो एक बड़ा तबका, बड़ा कुनबा है जिसमें प्रियंका गांधी सबसे ऊपर दिखाई दे रही थी, इतनी मेहनत जाकर के पंजाब में इन लोगों ने क्यों नहीं की? इतनी मेहनत जाकर के गोवा में क्यों नहीं की? मणिपुर में क्यों नहीं की? उत्तराखंड में क्यों नहीं की? यहां यानी कि उत्तर प्रदेश में क्यों की? क्या यहां से चिंता की लकीर दिखाई देती है प्रधानमंत्री के माथे पर? बीजेपी के हाथों की लकीरें जो हैं वो मिटती हुई दिखाई देती हैं, जिसके बारे में ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना हमारा है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं से ये इस फिल्म की तस्वीर भी नजर आती है, जो द कश्मीर फाइल्स। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी? आप भी फिल्मों में काम कर चुके हैं, इसलिए आप बहुत नजदीक से जानते हैं इन चीजों को, इसलिए भी पूछ रहा हूं आपसे। ओम प्रकाश जी आवाज अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही ओम प्रकाश जी की। जी ओम प्रकाश जी अभी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगा मैं दीपक जी आपसे, जब तक ओम प्रकाश जी आ जाएं। जी, आप किस प्रश्न के बारे में कहें? क्योंकि आपका सवाल उनसे था कि प्रियंका गांधी ने। हाँ ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है? आवाज मेरी आ रही है? जी आ रही। जी देखिए, अभी आपने जो कहा कि जो चीजें पर्दे पे हैं और जो दिखाई पड़ती हैं लेकिन उद्देश्य उनके दूसरे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश, जो आपने टाइटल रखी है। तो मैं जब चूंकि परिचर्चा में शामिल नहीं था, लेकिन जैसे मैं आपसे जुड़ा और इसको देखा तो मेरे दिमाग में कहीं से कांग्रेस की बात नहीं आई। मुझको गांधी सीधे महात्मा गांधी की बात मेरे दिमाग में आई कि उनके परिवार को खत्म करने की साजिश पे कहां चर्चा होने लगी। तो ये जो आप कभी भी गांधी का नाम लीजिए, केवल गांधी का लीजिए, छोटे बच्चे से लीजिए, बड़े से लीजिए, किसी से लीजिए, तो उसके दिमाग में वो कांग्रेस का पिक्चर नहीं आती है। उसके दिमाग में सीधे महात्मा गांधी का स्वरूप आता है, वही जेहन में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी की और संघ की जो है लड़ाई है, जो वो खत्म करना चाहते हैं, वो कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस मुक्त को, भारत को नहीं खत्म करना चाहते हैं,
वो गांधी को खत्म करना चाहते हैं, गांधी के विचारों को खत्म करना चाहते हैं। गांधीवाद जो भारी पड़ता है इनके कुत्सित प्रयासों पर, इनकी संघी सोच पर, इनके हिंदुत्व के एजेंडे पे, ये पूरी की पूरी लड़ाई उस दिशा में है। कांग्रेस तो एक प्लेटफॉर्म है, जैसा अभी विजय शंकर सिंह जी कह रहे थे, राकेश पाठक जी कह रहे थे कि कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है, वो कोई एक पार्टी है, आप उसको कह सकते हैं चूंकि राजनीतिक दल है, लेकिन वो ऐसा विचार, ऐसा मंच है कि जहां कोई भी अपने विचारों से अपने साथियों से लड़ सकता है और चीजों को रख सकता है। रही बात कपिल सिब्बल की, तो कपिल सिब्बल जैसा कहा अरविंद जी ने कि एक उंगली रख दें और कहीं से भी लड़ने की वो कोशिश कर ले तो नहीं होगा। और चीजें जो इस उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में हुई, प्रियंका गांधी की जो मेहनत है वो निश्चित रूप से 2024 में परिलक्षित होगी। और जो परिणाम आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ था, मजबूत पक्ष जो है वो सपा गठबंधन था, उसके साथ चला गया और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। लेकिन इसमें सिर्फ कांग्रेस के आला कमान का दोष नहीं है। मैं अयोध्या जनपद की बात बताऊं, यहां से 3 लोग एआईसीसी के मेंबर हैं, 3 लोग, और पीसीसी के दर्जनों सदस्य हैं। निर्मल खत्री यहां से पूर्व सांसद रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सारी चीजें रही हैं, और अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी का प्रत्याशी जो है 500 वोट भी नहीं पाता है। तो ये प्रियंका की गांधी के अलग जो नेता हैं उनकी जो है सफलता है कि ये जो स्थानीय लोग हैं इनकी सफलता है। आज जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्षों को भंग करने की बात कही है कि इस्तीफे लिए जाएंगे, आप सबसे इस्तीफे लीजिए, पूरी एआईसीसी को भंग करिए, पूरी पीसीसी को भंग करिए, नए सिरे से बैठिए और अपनी पार्टी को आगे लाए। क्योंकि जनता को गांधी परिवार से नहीं, कांग्रेस से एक उम्मीद दिखाई पड़ती है कि अगर इन जो देश का ताना बाना छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है तो जो लड़ाई लड़ सकता है वो कांग्रेस लड़ सकती है, उसके पास ये क्षमता है और ये काम वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर हम प्रियंका और राहुल गांधी को देखें, सोनिया गांधी को देखें, तो कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो त्याग उन्होंने किया है, जो चीजें उनकी परिपक्वता, जो उनके विचार हैं, जो चीजें आ रही हैं, आप पिछले जो जब से पप्पू कहना शुरू किया है लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी को, आप देख लीजिए जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, आज कहीं ना कहीं वो आपके सामने सच होकर के खड़ी आ रही हैं। लेकिन बदला जा रहा है उन चीजों को दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, वो ढकने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये एक पिक्चर बना दी जाती है कश्मीर में, आपको बताऊं मैं, आश्रम वेब सीरीज जो बनी हुई है, जो राम रहीम पर बनी हुई है, और उनके जो कर्म थे उसको दिखाने की एक कोशिश की गई थी आश्रम में, और उसकी शुरुआत अयोध्या में मैंने प्रकाश झा से बात हुई, उनको यहाँ ले आया और यहाँ शूटिंग शुरू हुई। पहला सीजन और दूसरा सीजन आश्रम का यही बना, लेकिन तीसरे सीजन के लिए उनको अयोध्या से भगा दिया गया। वो क्यों? उनके जो जहां पर शूटिंग हो रही थी अयोध्या, जो राजघराना जिसको कहा जाता है, जो राम मंदिर जन्मभूमि के ट्रस्टी भी हैं विमलेन मोहन प्रताप मिश्र जी, उनके महल के एक हिस्से में जो खंडहर हो चुका था, प्रकाश झा और मैक्स प्लेयर की टीम ने जो है 2-3 करोड़ रुपए खर्च करके उसको रेनोवेट किया, उसको इस लायक बनाया कि शूटिंग हो सके, उसमें शूटिंग हुई। लेकिन जब वो सीन आए जो राम रहीम अपने चेलनों के साथ करते थे, जो उसको वास्तविक रूप में दिखाने की जब उसमें दिखाया गया आश्रम में, तो विरोध शुरू हुआ, कर दिया गया अयोध्या के संतों का, और उसके पीछे कहीं ना कहीं वो ट्रस्टी महोदय थे कि आप विरोध करिए कि तो धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और इस तरीके का आचरण हमारे बाबा लोग नहीं करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कश्मीर फाइल को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, और आश्रम जो सत्यता को दिखाती थी कि हमारे धर्मगुरु जो तथाकथित इस टाइप के लोग हैं, जो शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जब उनको दिखाने की कोशिश की जाती है तो उनको अयोध्या से भगा दिया जाता है और वो जाकर के भोपाल में जो है शूटिंग करने को मजबूर होते हैं। तो इन चीजों को भी बहुत सुनियोजित तरीके से समाज के सामने लाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि ये बौद्धिक आतंकवाद की लड़ाई है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती दिख रही है, और सफल होती नहीं, एक निश्चित मुकाम तक पहुंच चुकी है। आज शिक्षण संस्थाओं में जो है उनका कब्जा है, वाइस चांसलर उनके जो है पके पकाए जो है संघी रखे जा रहे हैं, गोबर पढ़ाया जा रहा है, गर्भाधान करने के तरीके बताए जा रहे हैं, ये विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। तो इन चीजों को, और आप देखिए ना, पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, जो 14 साल का बच्चा रहा होगा वो वोटर बन चुका है, जो आगे आने वाला 24 के चुनाव में होगा वो और नीचे का वो आगे वोटर बन जाएगा। उसने क्या पढ़ा लिखा है? उसने कांग्रेस के इतिहास को नहीं जाना है, उसने गांधी को नहीं जाना है, उसने लोहिया को नहीं जाना है। उसके दिमाग में तो बस मंदिर मस्जिद और ये सारी चीजें भरी जा रही, और वो सीन उसको दिखाई पड़ रही है। तो इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है।
साधुवाद के पात्र हैं आप लोग, जो इन चीजों को कहीं ना कहीं विरोध के नाम पर, और जो भारत की जो अभी जैसे विजय शंकर सिंह जी कह रहे थे कि भारत विविधता का देश है और तमाम संस्कृतियों का जो है ये देश है, मिला जुला स्वरूप है, उसको बचाने की जो पहल डीवी लाइव कर रहा है और लोग जो कर रहे हैं वास्तव में साधुवाद के प्राप्त है। और निश्चित तौर से इस आतंकवाद, जो बौद्धिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी का है, इसके खिलाफ लड़ाई में कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल होगा और सफलता मिलेगी। ठीक है, सत्ता मिल गई है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, कुछ प्रदेशों में, और केंद्र में उनकी सरकार है। सत्ता ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ ये औजार है, टूल्स है सत्ता की, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लागू करती, चूंकि उसका बेईमानी ही आधार है। कांग्रेस पंजाब में थी, वो कर सकती थी ईवीएम के साथ जो अपने अधिकारियों को मिला करके, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसके खून में नहीं है चीजें, और लोगों के खून में नहीं है। जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वो आतंकवाद की बात और लड़ाने भिड़ाने की बात कर ही नहीं सकते हैं। और गांधी में बड़ा तरस आता है। मोदी की असल में दिक्कत यह नहीं है कि वो मोदी गांधी विरोध किया उसकी, दरअसल मोदी खुद नेहरू और गांधी बनना चाहते हैं। गांधी केवल एक उस समय का दौर सोचिए कि गांधी लिख दीजिए और पत्र जो है पहुंच जाता था गांधी जी के पते पर, कोई पता भी नहीं लिखना पड़ता था। आज आप अगर मोदी लिख देंगे तो नीरू मोदी के पास जो है आपका पत्र पहुंच जाएगा। तो ये दोनों में फर्क है, और उस चीज को मोदी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी समझती है, और संघ भी समझता है। संघ बहुत, मेरे एक दो संघियों से बात हुई जो प्रचारक है, बहुत कुछ वो मोदी को अपनी विचारधारा का नहीं पाते हैं, लेकिन जो मोदी का मदारीपन है, जो उनका चीजें हैं, ये झूठ बोलने की, लंकपट की, वो कहीं ना कहीं सत्ता में स्थापित कर रहा है। और संघ की चीजों को सत्ता के माध्यम से संघ अपनी चीजों को बढ़ा रहा है आगे, इसलिए वो मोदी को भी बर्दाश्त कर रहा है। तो मुझको लगता है कि राजीव जी चीजें बदलेंगी, और गांधी परिवार को, जब जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे दिमाग में आया तुरंत गांधी जी से संबंधित, तो वो कांग्रेस को जो है ये करना होगा। खाली प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगने से काम नहीं चलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू की बात करें तो निश्चित तौर से 5 साल में अगर विपक्ष के नाम पर प्रियंका के साथ अगर कोई सर्वाधिक सक्रिय रहा, सर्वाधिक बार जेल गया, सर्वाधिक एफआईआर जिसके खिलाफ हुई है तो लल्लू के खिलाफ हुई है, उनको हटाना मेरे ख्याल से, उनका अंदरूनी मामला है वो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई आधार तो होगा कि केवल हार के कारण आप लोगों को हटा देंगे। उन लोगों को हटाइए। मैं समाजवादी पार्टी की जैसे बात करूं, मैं कल शायद बता भी रहा था कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के जो है अपने बूथ नहीं जिता पाए हैं, और उसमें से मैं अभी पढ़ रहा था 2-3 लोगों को जो एमएलसी विधान परिषद का टिकट भी मिल गया साहब। उसके बाद आप जीतने की भी परिकल्पना, आप बूथ जिता नहीं सकते हैं, और धन बल और अहंकार के और सरकारी तंत्र पर सवार भारतीय जनता पार्टी से आप मुकाबला कैसे करेंगे? तो इन चीजों पर कांग्रेस को भी, विपक्ष को भी, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी सोचना होगा कि हमारी कमजोरियां कहां हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये केवल सत्ता प्राप्त करने का सवाल नहीं है। जी राजीव जी। लेकिन एक सवाल आपसे जो मैं पूछ रहा था, मैं उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैं थोड़ा चाहूंगा कि 2-1 मिनट में उस बात को भी, कि प्रियंका गांधी ने जो वहां पर मेहनत की है, इसका फायदा क्या 2024 में मिलने की उम्मीद है? और अगर उम्मीद है, इसको लेकर के क्या बीजेपी में जो आज अंदर खाने में जो चिंता है, चिंता की लकीर जो बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, इसको लेकर के थोड़ी अपनी बात रखिए ओम प्रकाश जी। निश्चित तौर से राजीव जी, आपके एकदम सवाल एकदम जायज है और उसी दिशा में है। निश्चित तौर से उनको लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इस बात पर पूरी तरह मंथन कर रहे हैं कि हम ये चुनाव जीते नहीं है, जिस तरीके जीते हैं वो अलग बात है, जीत गए हैं। ये उनकी बड़ी परेशानी का सबक है कि इस प्रियंका ने जो माहौल क्रिएट किया और इसका लाभ अखिलेश को मिल गया, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव आएगा, जब राष्ट्रीय प्रदेश होगा, तो उसमें ये बदल जाएगी। जनता जो है कांग्रेस की ओर देख रही है। और आपको बताऊं कि चर्चा कोई भी हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी के जीत की, हार की, मंत्रिमंडल गठन की और तमाम चीजों की, उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका जो है चर्चा में है। वो चाहे भाजपा के लोग चर्चा कर रहे हो, चाहे विपक्ष के लोग चर्चा कर रहे हो, तो चर्चा में तो प्रियंका है। और इसको सारे लोग उत्तर प्रदेश के मान रहे हैं कि परिदृश्य बदलेगा, और जो अगली लड़ाई है वो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में प्रियंका गांधी ही रहेंगी। जी राजीव। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक पाचपोर, आपसे भी जानना चाह रहा था मैं कि प्रियंका गांधी को लेकर के, क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी की बातें होती थी, इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में प्रियंका अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक उभरती हुई नेता, और वो भी एक चुनौती देती हुई नेता दिखाई दी। रिजल्ट क्या आया 5 राज्यों में वो सबके सामने है, लेकिन 2024 के अगर उसको देखा जाए उस परिदृश्य में क्या
यहाँ कोई चुनौती, और यहाँ से क्या शुरुआत होती है? गांधी परिवार जिसमें तीनों हैं, सोनिया गांधी से लेकर के, सोनिया गांधी आउट गोइंग है क्योंकि सितंबर महीने में कोई न कोई अध्यक्ष चुना जाएगा और हो सकता है कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने, जैसी बातें चल रही हैं। और इसमें गांधी परिवार का कांग्रेस में ऊपर के पद पर बैठे रहना, यानी कि नेतृत्व अगर गांधी परिवार के पास है, तब कैसी चुनौती पेश करेगी बीजेपी? और 2024 कितनी चुनौती मतलब कितनी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, ये जरा बताइए। ऐसा मुझे फिलहाल तो लगता है कि ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आगे चलेगी। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि 2024 में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कांग्रेस वापस आ जाएगी, या बीजेपी समाप्त हो जाएगी, या बीजेपी कमजोर हो जाएगी, या बीजेपी बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, अभी एक तरह से ये जो पॉलिटिकल स्टोरी है सभी तरह से ओपन है। एकता कपूर के सीरियल की तरह इसका एंगल किधर जाएगा अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर इनका जो असली निशाना रहेगा वो प्रियंका गांधी रहेंगी। तो उसका कारण मुझे लगता है कि जो गांधी का जो गांधीवाद जो है उसका क्लाइमेक्स जो है वो शायद प्रियंका गांधी के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। और बड़ी चुनौती जो है अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुकाबले मुझे लगता है आने वाले समय में प्रियंका गांधी ही बड़ी चुनौती पेश करेंगी। उसका एक दो कारण है जिसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे डालना चाहूंगा और आपके 2-3 मिनट लेना चाहूंगा। इसके अगर हम विस्तृत तहकीकात करें राजीव जी, तो आपको याद है एक बहुत शानदार किताब निकली है जो पूरे भारतीय समाज को समझने के लिए इसके जैसी दूसरी किताब नहीं है। उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर के लिखी संस्कृति के 4 अध्याय, जिसकी शुरुआत ही रविन्द्रनाथ टैगोर के एक दोहे से होती है कि हेथाय आर्य हेथाय अनार्य, हेथाय द्रविड़ चीन, शक हूण दल पठान मुगल, एक देहे होलो लीन। मतलब यहाँ इतनी तरह की जातियां शामिल हैं और इतने तरह के लोग हैं कि भारत की जो आत्मा है वो तो एक है, उसका शरीर जो है विभिन्न लोगों से बना हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर उसमें कहते हैं कि भारतीय समाज में शुरुआत से 2 धाराएं बहती रही हैं। पहली है विघटन की धारा और दूसरी है समरसता की धारा। अब ये लोगों पे निर्भर करता है कि आप कौन सी धारा अपनाते हैं। कारण ये है कि उन्होंने बताया कि भारत में 4 बड़ी क्रांतियां हुई। पहली तो तब हुई जब आर्य और अनार्य लोगों का मिलन हुआ, आर्य आए जब बाहर से। दूसरी जो हुई वो है बुद्ध और महावीर का उद्भव। तीसरी जो है इस्लाम का, और चौथा जो है वो आया है वो जब यूरोपियन समुदाय हमसे आके मिला। इसी संस्कृति के हमारे जो 4 अध्याय है और इसी पूरी की पूरी भावना पे और नेहरू के उत्साह से प्रोत्साहन पाके दिनकर जी ने 20 सालों की कठिन मेहनत से उस किताब को लिखा था, जिसपे उन्हें हम सब जानते हैं भारतीय ज्ञानपीठ का उसको पुरस्कार भी मिला। वह जो धारा है उसको कांग्रेस ने पकड़ी, समरसता की धारा, और दूसरी जो विघटन की धारा है वो किन लोगों ने पकड़ी ये आज आपके सामने है। और वही लोग जो है ऐसी फिल्मों की तारीफ करते हैं, ऐसी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ जो है अब आप ये कि वही गांधी था जब वो ईस्ट एंड में जाकर रुकता है, किंग्सले हॉल में रुकता है द्वितीय गोलमेज परिषद के समय। तो वहां के मजदूर कहते हैं, सूती कपड़ा मजदूर कहते हैं कि अगर हम भारत में होते तो हम भी गांधी के साथ होते। हमें आपके कारण तकलीफ हुई है विदेशी वस्त्रों की, आपकी होली के कारण, लेकिन और दूसरा गांधी को जिसने जेल भेजा उसी गांधी ने उनके मजिस्ट्रेट के लिए चप्पलें बनाई। ये मैं क्लाइमेक्स देखता हूं कि राहुल गांधी जाके भरी सभा में, लोकसभा में मोदी को गले मिलते हैं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, खुद मोदी ने मजाक उड़ाया। और दूसरी एक घटना, प्रियंका गांधी जो है अपने पिता के हत्यारे से जाके मिलती है और कहती है कि हमने तो आपको माफ कर दिया है। मुझे लगता है कि ये जो उसकी जो सहृदयता है, जो मानवीयता है कांग्रेस परिवार के कुछ लोगों की और जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो मोदी का जो डर है, भाजपा का डर है, उस कांग्रेस से उसको खत्म है, क्योंकि वो जानते हैं। और अगर जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा कि गांधी परिवार तो है, ये पूरा का पूरा गांधी परिवार है, पूरी दुनिया गांधी का परिवार है, महात्मा गांधी का परिवार है पूरी दुनिया। उनका दिल इतना बड़ा था कि दुनिया के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते थे और सारी मानवता उनके बाहों में आ जाती थी। तो गांधी परिवार इसलिए खत्म करना चाहते हैं, केवल उससे प्रियंका सोनिया गांधी का परिवार नहीं है, गांधी की विचारधारा का परिवार जो सारी दुनिया में फैला है वही मोदी खत्म करना चाहते हैं। ये बड़ा खतरा है, तो ये बड़ी चुनौती है। मैं नहीं जानता कि इसमें चुनावी लाभ और हानि में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा 2024 में, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि अंततः जो है गांधी जीतेगा। और इस समय गांधी की जीत को या गांधी की जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो
यही गांधी परिवार के भी लोग हैं और सारे कांग्रेसी हैं जो इस लड़ाई में कमजोर पड़ेंगे, जो इस लड़ाई से हारेंगे, डरेंगे, वो बेशक निकलते जाएंगे किसी न किसी बात से। और मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा ये है कि कपिल सिब्बल जैसे लोग आज ही चले जाए तो बहुत अच्छा है। और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से 5 लोगों के इस्तीफे लिए, 5 अध्यक्षों से, कायदे से कुल 28 लोगों के इस्तीफे लिए जाने चाहिए थे, जिसमें 23 जी के भी सदस्य होने चाहिए थे। मेरा ऐसा मानना है। अगर कांग्रेस को प्यूरिफाई करना है, गैल्वेनाइज करना है, तो उसमें ये सारे तत्वों को निकालना बहुत जरूरी है। खैर, हम सजेस्ट करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन हम चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में एक पार्टी रहे, बड़ी पार्टी रहे, जो राष्ट्रीय पार्टी रहे, जिसका लंबा इतिहास हो, इस देश की जो आत्मा को जानता हो, टटोलता हो, ऐसी पार्टी का रहना बहुत जरूरी है। चाहे वो प्रधानमंत्री बने न बने, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक विपक्ष के रूप में, मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस का रहना जरूरी है। और मोदी जी के लिए शायद मेरे शब्द बहुत बुरे हैं, मैं कह सकता हूँ, आई एम सॉरी टू से मोदी जी, कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती, गांधी परिवार कभी खत्म नहीं हो सकता। राजीव जी। जी बिल्कुल, बट बीजेपी चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना आगे बढ़ पाए हैं वो सब कुछ सामने है, आप सबके सामने है। लेकिन क्या कारण है कि बार बार निशाना गांधी परिवार होता है, और उसमें भी ये तीनों गांधी परिवार में 3 ही हैं अभी अगर देखा जाए। ऐसे भी सोनिया गांधी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके अलावा महासचिव हैं प्रियंका गांधी, और राहुल गांधी सांसद हैं। राहुल गांधी इससे पहले अध्यक्ष थे, जो अब पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं। 2019 के चुनाव को हारने के बाद राहुल गांधी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इस पद को त्याग दिया था, और उनसे बार बार उनके जो चाहने वाले लोग हैं कहते रहे हैं कि आप इस पद को स्वीकार कर लीजिए। अब जब हम ये चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, और एक लंबा प्रोसेस है कांग्रेस में अध्यक्ष चुनने का, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, और सितंबर में नया अध्यक्ष चुना जाएगा, और तब पता चलेगा कि आखिर पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को कौन मिला। उससे पहले बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं आज इसलिए भी क्योंकि एक तरफ फिल्म है, फिल्म के जरिए भी कांग्रेस को द कश्मीर फाइल्स, उसके जरिए भी कश्मीर या कश्मीरी पंडितों की बात, या उनके कंधे पर बंदूक जो चलाया जा रहा है रख करके, वो बंदूक कांग्रेस के निशाने पर, मतलब उस बंदूक का निशाना जो है वो कांग्रेस है। तो यहां यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि क्या गांधी परिवार यानी कि सोनिया, राहुल और प्रियंका, ये एक जो आइडियोलॉजी है, जिस भारत को बनाना चाहती है भाजपा, जिस दिशा में बढ़ना चाहती है भाजपा या आज की सत्तारूढ़ दल, क्या उसमें ये रोड़ा हैं और कैसे हैं, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। जरा थोड़ा और आपसे विस्तार चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी, कि कैसे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करके दूसरी किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। गए वहां अगर पश्चिम बंगाल में तो वहां टीएमसी ने हरा दिया, गए महाराष्ट्र में तो वहां पर अभी सरकार नहीं बना पाए, दक्षिण भारत में भी वही हाल है, तमिलनाडु को आप देख ही लीजिए। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर वहां के जो लोकल दल हैं, लोकल पार्टियां हैं, उनसे मुक्ति की बात न करके कांग्रेस से मुक्ति क्या कुछ है, जरा आपके नजरिए से समझना चाहता हूं। राजीव जी, निश्चित तौर पर जो बाकी दलों के आपने नाम लिए, वे उनकी उपस्थिति जो है, उनकी मौजूदगी पैन इंडिया नहीं है, पूरे देश में नहीं है। ममता बनर्जी चाहकर भी, अभी जरूर एक आध जगह उनके विधायक जीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राष्ट्रीय चुनौती नहीं बन सकता। आपने विधायकों की संख्या का जिक्र किया, वो कल से लगातार, आप कल भी शायद बता चुके हैं डिबेट में, कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक विधायक कांग्रेस के हैं। अब भी 750 के आसपास विधायक हैं पूरे देश में। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय विकल्प है, जो राष्ट्रीय चुनौती है, वो कांग्रेस ही है। इसीलिए उससे मुक्त होने की बात नरेंद्र मोदी और भाजपा करते हैं। और दूसरी बात जिस पर विजय शंकर सिंह ने भी कहा, और सर ने और दीपक जी ने भी कहा, सभी लोग कह रहे हैं कि असल लड़ाई विचारधारा की है, कि कांग्रेस जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जो नेहरू का विचार था, जो गांधी का विचार था, जो संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने लिखा, वो सबको समाहित करके आज भी अगर कोई एक पार्टी खड़ी है तो वो कांग्रेस ही है। आप तमाम क्षेत्रीय दलों को देख लीजिए, वे कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल रहे हैं, उनके नेता केंद्र की सरकार में शामिल रहे हैं या राज्यों में उन्होंने समझौते किए हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा उसकी चूंकि राजनीतिक इकाई है, सत्ता में भागीदारी तो उसी के साथ हो सकती है,
उसके साथ कभी उसने कोई साझेदारी नहीं की है। तो लड़ाई दरअसल में विचारधारा की है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर दीपक जी ने कि वो जो संस्कृति के 4 अध्याय में जो 2 विचार बताए हैं दिनकर जी ने, एक विभाजनकारी विघटनकारी और दूसरा समावेशी, तो जो कांग्रेस का विचार है, असल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल विचार है वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो समावेशी भारत की बात करता है, उसमें सब शामिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब उस छद्म आवरण से भी बाहर आ गई है। सबका साथ सबका विकास की बात सिर्फ एक चुनावी नारा है, बाकी पूरे समय धर्म और जाति के आधार पर दूसरे लोगों को अपने से दूर करना, उनके बीच में खाई पैदा करना, खाई को गहरा करना, ये उनका मूल विचार है। और इस खाई को भरने का काम अपने छोटे छोटे हाथों से कांग्रेस करती रहती है, वही उनकी बाधा है। वे लंबी चौड़ी खाई खोदते हैं, कांग्रेस अपने विचार के साथ, कांग्रेस के नेता अपने विचार के साथ, अपने एक्ट के जरिए, अपने बयानों के जरिए, अपनी राजनीतिक सक्रियता के जरिए उस खाई को पाटने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी बाधा है। और उसके प्रतीक ये गांधी परिवार के 3 लोग हैं, सोनिया, राहुल, प्रियंका। तो स्वाभाविक है जब ये प्रतीक चिन्ह तीनों नहीं रहेंगे उस परिदृश्य में, तो भारतीय जनता पार्टी को सुविधा हो जाएगा अपने खाईकरण के आंदोलन में, उस अभियान में, कि वे जो करना चाहते हैं वे मन मुताबिक, मन माफिक कर पाएंगे। इसलिए, और ये जो कांग्रेस के भीतर के लोग हैं, कौन नहीं जानता इनमें से कब कौन उस पाले में दिखाई दे जाए, और कितने लोग जा ही चुके हैं। तो ये जो अंदर के जो शत्रु हैं, घर के भीतर के, घर के भेदिए हैं, क्या पता इनकी दुरभिसंधि उनके साथ हो, इसलिए उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं, चाहे वे कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो। अब कांग्रेस इस संक्रमण काल से निकलने के लिए जो उपाय कर सकती है, डॉक्टर दीपक जी ने कहा कि सिर्फ इन 5 को नहीं 23 को भी बाहर कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर वे किसे बाहर करें, किसे रखें, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन अब रोगशैया पर जब शल्य क्रिया के लिए शरीर सामने मौजूद है, तो अब चिकित्सक के रूप में सोनिया, राहुल या प्रियंका को बिना किसी मुरब्बत के चीर फाड़ करना होगी। इसके बिना न कांग्रेस नाम के शरीर का भला हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है, निरोग नहीं हो सकता उसकी काया, न देश के लोकतांत्रिक पूरे शरीर को निरोग किया जा सकेगा इसके बिना। तभी मेजर सर्जरी की जरूरत कांग्रेस को है, और इससे बेहतर और कोई मुकाम हो नहीं सकता। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इनमें से कितने भी लोगों को बाहर कर दें तब भी कांग्रेस कुछ नहीं खोएगी, हो सकता है कुछ पा जाए। ये बोझ हैं, इन बोझों को हटाकर शायद वो कदम ताल करते हुए आगे बढ़ पाए। राजीव जी। जी, जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव की भी अभी बात कर रहे थे, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज और देना चाहता हूं। डॉक्टर कफील के बारे में आप लोग जानते होंगे, कैसे उनके ऊपर जेल में रहे और तमाम चीजें, और खासकर गोरखपुर में बच्चों के अस्पताल का जो एक मसला आया था उसके बाद से, और किस प्रकार भाजपा सरकार में, यानी कि योगी सरकार के आंखों का कांटा बन गए वो। अब समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद सदस्य के लिए उनको प्रत्याशी बनाया है। ये आपके डॉक्टर कफील खान की बात कर रहा हूं, और ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो आप तक हम पहुंचा रहे थे। लेकिन इससे इतर बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं। एक बार फिर से सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस में भी गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, और गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश या कांग्रेस को खत्म करने की साजिश कहें, जो भी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कितने सफल दिखाई देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम स्पेशली मैं ले रहा हूं, बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बात को, इस नारे को बुलंद करते हुए नजर आए हैं, चाहे संसद में हो, संसद के बाहर हो। सीधा का सीधा प्रहार। आज तो संसद के अंदर वित्त मंत्री जो हैं वो सिफारिश कर रही थी, कह रही थी कि वो फिल्म देखिए, द कश्मीर फाइल्स देखिए। खैर, तो आजकल संसद में भी बहुत सारी ऐसी बातें होने लगी हैं, उटपटांग बातें, जिसका कोई संसद के सत्र से और कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाषण हमने सुने, आपने सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के अंदर, संसद भवन में, और बाहर भी हम लोग सुनते ही रहते हैं। कितना सफल दिखाई देते हैं आप, उनके नजरिए से जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। जी सिंह साहब। मुझसे कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं? जी जी जी,
जी सिंह साहब, आपसे कह रहा हूं आप। जी जी, आपने बहुत सही बात कही। जब हम विचारधारा की बात करते हैं और जब विचारधारा की लड़ाइयों की बात करते हैं, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, एक दूसरे से समझने की बात करते हैं, और जब सिर्फ मोदी और के इस अभियान की बात करते हैं कि वो देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, तो हमें एक सोच लेनी चाहिए कि मोदी स्वयं न तो इतने प्रतिभावान हैं और न ही उनकी कोई वैचारिक स्वतंत्र पीठिका है। वो जिस वैचारिक दृष्टिकोण से आते हैं और जिस वैचारिक भूमिका उनकी है, वो वही है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। आज तक कभी इन्होंने ये नहीं बताया होगा कि गोलवलकर जी ने क्या कहा, देवरस ने क्या कहा, आजादी के आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका क्या थी, सावरकर का 1923 छूट जाने के बाद, पेंशन लेने के बाद का इतिहास क्या रहा है। ये उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें भी वास्तविकता पता है, इन्हें भी सच पता है, और उन्हें यह भी पता है कि ये सच सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। वो उसकी बात नहीं करेंगे, वो बात गांधी की करेंगे, वो नेहरू और पटेल के आपसी झगड़ों की बात करेंगे जो इनके समझ में लगता है कि झगड़ा है, जिस लोकतांत्रिक विवाद को झगड़ा समझते हैं। क्योंकि जैसे पाठक जी ने शुरू में ही कहा, ये मन और मस्तिष्क से लोकतंत्र में इनकी कोई आस्था ही नहीं है। इनका जन्म ही जो है एक यूरोपियन फासिस्ट आइडियोलॉजी के आधार पर हुआ है। वो उसी चीज में जाना चाहते हैं जिस चीज को यूरोप आज से लगभग 100 साल पहले छोड़ चुका है, ये आज भी उसी आइडियोलॉजी को लेकर है। दूसरा सवाल, जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? ओम प्रकाश जी फील्ड में रहते हैं, इनको ज्यादा आइडिया होगी, मैं फील्ड में नहीं रहता हूं, बस मित्रों से जो टेलीफोन से बात किया या लिमिटेड कुछ लोगों से बात किया, उतना इंटरेक्शन नहीं जितना इनका है, डॉक्टर पाठक साहब का है, आपका है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप किसी को किसी उन्माद में कब तक रख सकते हैं? आपने फिल्म बना दी, चलिए कल फिर आप एक फिल्म बना दीजिए, परसों फिर एक फिल्म बना दीजिए, आप उन्माद में पैदा कर दीजिए, और आपने बिल्कुल एक मुस्लिमों को खलनायक साबित कर दिया। सीरियसली आपका एजेंडा यही है, उसको छुप के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उनको खलनायक साबित कर दिया, अब क्या होगा? क्या पेट उनके खलनायक साबित होने से आपका भर जाएगा? क्या बच्चे जो आपके घर हैं उनको नौकरियां मिल जाएंगी? क्या उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा? क्या इससे आप बिल्कुल अमर हो जाएंगे और हारी बीमारी नहीं आएगी? और जब हारी बीमारी आएगी तो आप कहां जाएंगे? तो ये जो सवाल है ये उन्माद में नहीं दिखता है। शराब पीता हुआ आदमी जब शराब के नशे में नाली में लोटता है तो उसे नहीं पता है कि वो कितनी दुर्गंध में पड़ा हुआ है। वो दुर्गंध आप उसे महसूस करते हैं, आप उसे उठाते हैं, निकालते हैं, बाहर करते हैं। लेकिन जब नशा टूटता है, जब उसे लगता है कि हम कहां थे, तो ये पूरे देश को एक जिस तरह से उन्माद में डालने की कोशिश की जा रही है, ये वो इसलिए कर रहे हैं कि इसके अलावा और उन्हें कुछ आता नहीं है, इस और वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें रोजी रोटी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, उस पर कभी बात नहीं कर सकते। वित्त मंत्री जी ये कभी नहीं बात कर सकती हैं कि वो ऐसी कौन सी योजना लाने जा रही है जिससे कि लोगों को नौकरियां मिले, जिससे कि लोगों का जीवन सुगम हो। लेकिन वो फिल्म देखने की बात करेंगे, के बाद फिर क्या करेंगे? फिल्म देख के आप घर आएंगे, आपको खाना चाहिए, कल सुबह आपको नौकरी पे कहीं जाना है, नौकरी होगी तब तो जाएंगे, घर परिवार के सामने और जिम्मेदारियां हैं। तो इन जिम्मेदारियों से जब आप मुंह चुराते हैं तो सीधी सी बात है कि आप फिल्म देखने की बात करेंगे और उन्माद पैदा करने की बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक लंबे समय तक चले जाएं। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम एक पागलों के बीच में हैं। हो सकता है ये शब्द जो ऑफेंसिव लगे तो इसे उन्मादी कह लीजिए, हम एक उन्मादियों के बीच में हैं, और इस उन्मादियों के बीच में हम इतना कर सकते हैं कि हम खुद को इस उन्माद से बचाएं, खुद को बैलेंस रखें और अपने को उसी लक्ष्य पर रखें जिस लक्ष्य पर कभी गांधी गए थे, नेहरू गए थे, या बेसिक तौर पर आइडिया ऑफ इंडिया कह लीजिए, या अपने संवैधानिक लक्ष्यों पर चले। संविधान आइडिया ऑफ इंडिया का सीधा प्रतीक है, सब कुछ उसमें है। इन्हें तो संविधान पर भी विश्वास नहीं है। ये तो संविधान जब लागू हुआ तभी विरोध किए थे, ये अभी विरोध करते हैं, ये कहते नहीं है, ये शातिर लोग हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये अपने लक्ष्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता के सामने उसकी जीवन की चुनौतियां आएंगी। अभी गांव में ओम प्रकाश जी बताएंगे, गांव में भी ये स्थिति है। कम से कम मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं कि छुट्टा जानवरों का हल नहीं हुआ। गन्ना किसानों को इन्होंने कहा कि 14 दिन के अंदर भुगतान मिलेगा, वो नहीं हुआ। और सारी सुविधाएं हैं। विरोधी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को मेरी यही सलाह है कि वो इन जनता के इन मुद्दों से दूर न जाए, इन्हीं के वादे इनको याद दिलाए, इन्हीं को लेकर मीटिंग्स आयोजित करे, इन्हीं को लेकर वो अपना कैंपेन चलाए। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी विरासत उसकी ये है, आपसे बहुत से लोग जो बिल्कुल पार्टी के नहीं है, पार्टी के किसी बड़े नेता से शायद बहुत ज्यादा किसी का संबंध नहीं,
लेकिन फिर भी एक आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, और वो आइडियोलॉजी यही है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक सोच वाला प्रगतिशील भारत चाहते हैं, नहीं कि उन्मादी और पागलों का गिरोह। ओम प्रकाश जी, ये बहुत वाजिब और सही कह रहे हैं सिंह साहब भी, और आप फील्ड में चुकी हैं। ये छुट्टा पशुओं का मामला या गन्ना किसानों का मामला या ऐसे कई मामले थे चुनाव के दौरान जिस पर बीजेपी दावा तो कर रही थी। अब क्या कुछ कह रहे हैं लोग? चुनाव बीत चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और उसके साथ साथ अब एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी लोग बातें करते थे, बहुत करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई, लेकिन अब जो कल का रूटीन था, यानी शाम को रात को निकलना है छुट्टा पशुओं से या बेसहारा पशुओं से, जो भी पशु कह लें, उनसे अपने खेतों की रखवाली करनी है, अपनी फसलों की रखवाली करनी है। क्या अब फिर से लोग उसी रूटीन में आ गए हैं? गन्ना वाले क्या कह रहे हैं और जो महंगाई बेरोजगारी वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? और साथ साथ, क्योंकि इस पे अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, कि ये आखिरी महीना है जो 5 किलो अनाज वाली बात थी, मुफ्त अनाज वाली बात, वो भी शायद अभी तक बढ़ाने की चर्चा नहीं हो रही है। इन सब को लेकर के लोग कुछ बातें कर रहे हैं क्या? कुछ सुगबुगाहट है क्या? जरा आप बताइए। देखिए, समस्याओं पे तो चर्चा हो ही रही है, किसान ने अपनी फसल रखा ही रहा है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, और इस पर अभी बहुत ही जल्दबाजी भी होगी हम लोगों को कोई निर्णय या कुछ करना या आरोप लगाना, क्योंकि अभी सरकार का गठन होना, चीजें होनी है। लेकिन प्रशासनिक तंत्र जो है वो सक्रिय हो गया है। आज अयोध्या में फैजाबाद शहर के जो लोग हैं, तमाम लोगों से बात हुई तो किसी के पास जो है वो नगर निगम की नोटिस पहुंच गई है, तो किसी के पास जीएसटी की नोटिस पहुंच गई है, तो किसी के पास और चीजें जो उत्पीड़न की हैं, बिजली के बिल के जो है लंबे बकाये के बिल पहुंच गए हैं। तो वो उसको लेकर के चर्चा है कि लोगों में है कि ये फिर अपने जो है उस पर पुराने ढर्रे पे आ गई है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव में कुछ कहती है और इसके कर्म जो है वो तो इसका अब उसका रिएक्शन क्या होगा, लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो सरकार और प्रशासन जाने। लेकिन उत्पीड़न लोगों को लग रहा है कि हमको जो उत्पीड़न हुआ था उससे मुक्ति मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये पिछले 2 दिन में घटनाएं हुई हैं और शहर में काफी मात्रा में जो है लोगों के घरों पे नोटिसें पहुंची हैं। तो ये तो रहा उसका। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जो लड़ाई की बात हो रही है, उस शिक्षा की मैं बात करूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी जिस चीज पर कब्जा करके और चीजों को बदल रही है। मैं तमाम एमपी और एमएलए को जानता हूं, क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं और उसके कार्य क्षेत्र में 10 जिले आते हैं और कई सांसद और कई एमएलए जिसमें इनके क्षेत्र में हैं। लेकिन आज तक 1975 में अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की देन थी, और एक एनडी यूनिवर्सिटी था कुमारगंज में, वो भी कांग्रेस की देन था। आज तक किसी भी पार्टी के सांसद या एमएलए को मैंने विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा के संदर्भ में बात करते हुए नहीं देखा है, न किसी भी प्रकार की सांसद और विधायक ने इससे एक पैसे की मदद करते हुए देखा है, और ना वो लोग करते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऐसे किसी एमपी एमएलए से पूछ लीजिए तो दाएं बाएं की बात करने लगता है। तो इस दिशा में जो राजनीतिक दल हैं, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, उन लोगों को ये सोचना होगा कि हमारी लड़ाई कहां से है। केवल सरकार बना लेने से, कुछ नारों को दे देने से, कुछ जातिवादी संगठनों को जोड़ लेने से और कुछ ऐसे कामों से जो नारों से या किसी की खिलाफत करके जो है समाज नहीं बदला जा सकता है। उसके लिए जो तरीके हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी और संघ ने बड़ा गहन अध्ययन करके माइंड वॉश करने का जो प्लान बनाया है, उसमें सफल भी हो रही है, तो उन पे बात करनी होगी। जैसे मैं एक भाषण याद दिलाऊं आपको, डॉक्टर लोहिया का, जब नेहरू जी थे तो वो अपनी शेरवानी में गुलाब की कली लगाया करते थे। तो लोहिया जी ने पूछा कि प्रशंसा की जो है नेहरू की, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है गुलाब की कली आपकी शेरवानी पे। नेहरू जी चौंके, अरे लोहिया और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब नेहरू जी, मैं सोचता हूं और जब भारत के गांवों में जाता हूं, शहरों में जाता हूं, देखता हूं, और जब मुझको नौनिहाल बच्चे दिखाई पड़ते हैं तो मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों नौनिहाल बच्चों के होठों की जो लालिमा थी वो कहां चली गई। आज आपकी शेरवानी में लगे हुए गुलाब की कली को देख करके मुझे विश्वास हो गया है कि वो लालिमा जो है आपके शेरवानी के इस गुलाब में आ गई। तो इस तरीके की चर्चाएं होती थी, संसद में स्वस्थ चर्चा होती थी। आज ड्रामा हो रहा है, आज मोदी का झूठ है, फिल्म दिखाने की बातें हो रही हैं। तो आप सोचिए कि किस तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है और चीजें हैं। एक समाजवादी एक नेता है जयशंकर पांडे जी, अयोध्या से विधायक रहे हैं,
और पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वो सन 89 में जब हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे तो कहते थे, बाबू कुकरे कान में, कुत्ते के कान में जो है सर सर कहिए तो भी पूंछ हिलाने लगता है। नहीं, कई बार आप कहिए तो वो लगने लगता है कि नहीं उसको जो है भाव मिल रहा। आज मोदी जी उसी दिशा में है, जो वो कह रहे हैं वो भले गलत है या चीजें 100% चीजें ही गलत है, सही तो उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हम कैसे लड़ेंगे इनके जो कुत्सित प्रयास हैं, जो इनकी चीजें हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, जो राष्ट्रीय प्रदेश में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी को उस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। जो कांग्रेस जो करती रही है, जैसे लोहिया भी कांग्रेस में थे, मनभेद था, मनभेद नहीं था, मतभेद था, और एक मंच पर एक दूसरे की बातें होती थी। वो स्वस्थ परंपरा फिर कायम होनी चाहिए। और जो तरीके हैं, जो मुझको लगता है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है कि जो पिछले 8-10 साल से जो बच्चा बड़ा होकर के जो वोटर बन गया है, हिंदुस्तान का नौजवान है, यूथ पीढ़ी है, वो रोजगार से पीड़ित भी है, लेकिन उसको जो दिखाया गया है, जो धार्मिक चश्मा पहना करके दिखाया गया, जो उसके जेहन में भरा जा रहा है कश्मीर फाइल के जरिए और तमाम चीजों के जरिए, उसको हम कैसे ब्रेन वॉश उसका करेंगे और सही चीजों को दिखाएंगे। लड़ाई हमारी वहीं से शुरू होती है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, लड़ाई वहीं से शुरू होती है और शायद कांग्रेस की लड़ाई भी वहीं से शुरू हो रही है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, अब देखिए नवजोत सिंह सिद्धू सहित 5 जो हैं प्रदेशों के अध्यक्ष, जहां चुनाव हुआ वहां से कांग्रेस ने अपने अध्यक्षों को से इस्तीफा मांगा है। और साथ साथ जैसे हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे कि 5 नहीं बल्कि 28 लोगों से इस्तीफा मांग लीजिए, 23 जो G23 है उनके लोगों से भी इस्तीफा मांगिए और कहिए कि आप लोग अपना रास्ता नापिए और फिर हम देखते हैं कि कैसे पार्टी चलानी है। तो ये बात तो सोचनी होगी सोनिया गांधी को, और साथ में प्रियंका मेहनत कर रही हैं, और राहुल गांधी को। राहुल जो है वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, प्रियंका की भी आइडियोलॉजी जो ऐसे देखा जाए तो पूरी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम गांधी परिवार कर रहा है, और उनका साथ बहुत कम नेता देता हुआ दिखाई दे रहा है। और परसों जब AICC की बैठक हो रही थी तो वहां एक चर्चा और भी आई थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को खूब मेहनत करनी चाहिए। तो मेरे जो संवाददाता हैं उन्होंने बताया कि ऐसी बात वहां आई है और लोग कह रहे थे, 5 घंटे की जो बैठक चली थी उसमें। तो मेरा सवाल यही था कि क्या प्रियंका और राहुल को ही मेहनत करनी चाहिए और बाकी लोग क्या करें? यही दूसरे अखबारों में इंटरव्यू दें और वहां टीका टिप्पणी करें कि राहुल और प्रियंका को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये बात हम तरफदारी के लिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये किसी पार्टी की तरफदारी के लिए, ये एक मजबूत, एक स्वस्थ विपक्ष की बात हो रही है। और वहां दिखाई दे रहा है कि एक पार्टी है, वो है कांग्रेस, जिसने एक लंबा अरसा गुजारा है इस देश के राजनीति के टॉप पर बैठ करके, यानी देश को लीड किया है इसलिए भी, और एक विरासत है, एक लीगेसी है कांग्रेस की, और उस लीगेसी में देश की आजादी भी शामिल है। तो इसलिए इन बातों का जिक्र यहां होना जरूरी है। और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, जो कहते हैं बार बार कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कितना सफल हो पाए हैं ये आप और हम सब बहुत नजदीक से देख रहे हैं। जितना आप कहेंगे किसी को खत्म करने की बात करेंगे, उसकी रेखा शायद उतनी ही लंबी होती जाती है, और वो आने वाले समय में 2024 में हम देखेंगे भी। उससे पहले 10 राज्यों में भी चुनाव होना बाकी है। तो ये 10 राज्यों में से अभी सामने 2 राज्य हैं, गुजरात और हिमाचल, उसमें क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे साथ आप 5 मौजूद रहे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, विजय शंकर सिंह जी, ओम प्रकाश जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप 5 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में। और हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे, अपने विचारों से अवगत कराते रहे, लगातार कांग्रेस की विचारधारा, गांधी नेहरू परिवार की विचारधारा, और साथ में वर्तमान जो भाजपा है, जो रूल कर रही है, सत्तारूढ़ दल है, उसकी विचारधारा, उनकी बातों को यहां पर आप लोगों ने पूरे अपने ढंग से, अपने अंदाज में रखा है, ये दिख रहा है। और इकबाल खान जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी अलग अलग मंचों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और अपनी बातों को, अपने विचारों को रख रहे हैं। यहाँ पर फहीम शाह खान लिख रहे हैं कि नेहरू परिवार ही कांग्रेस को एकजुट रख सकता है, वरना कांग्रेस गुटों में बट जाएगी। सुभाष चंपक भी हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल देखने के बाद कोई प्रभावित न हो वो देशद्रोही है। अब फिल्में प्रभावित कितनी करती हैं और फिल्मों का असर समाज पे पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिल्मों की पटकथा, फिल्मों की कहानियां जो होती हैं वो कुछ और होती हैं, और फिल्म होता है, हकीकत होती है।
हकीकत एक पक्ष को अगर दिखाया गया है तो दूसरे पक्ष को भी मैं यही कहूंगा कि उसको भी देखने और टटोलने की कोशिश कीजिए, और ये एक चश्मे से मत देखिए, दोनों चश्मों से देखने की कोशिश कीजिए, ये ज्यादा जरूरी होगा। इस समाज को इतिहास के जो ऐसे मुद्दे हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको दुख होता है, क्या आप उन जख्मों को कुरेद करके ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आपको मुबारक वो जख्म, आप उसमें थोड़ा मिर्च और नमक डाल लीजिए उन जख्मों पे, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा कहना है कि उन जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश कीजिए, उन जख्मों को हरा मत कीजिए, उन जख्मों को कुरेदिए मत, उन जख्मों को खत्म करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए और एक सामाजिक सौहार्द बनाने की कोशिश कीजिए, यही ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं, जो हिमायती इस फिल्म के हैं, फिल्म देखिए, फिल्म तो देखिए, लेकिन फिल्म देखने के बाद आप फिल्मों में रम मत जाइए। सलमान खान फिल्म में बिल्कुल ही एक किसी फिल्म में हीमैन बन जाते हैं तो आप क्या आकर के वो कूद जाते हैं छत से, आप भी कूद जाते हैं छत से? ऐसा नहीं होता है। फिल्में होती हैं, और ये बात बिल्कुल याद रखिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस फिल्म में एक पक्ष को विवेक अग्निहोत्री ने दिखाया है, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए उनके पास समय नहीं था, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ और है और इससे अछूता नहीं है कोई। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही तकलीफदायक है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और दूसरों के साथ नहीं हुआ? वहां दूसरी जातियां कितनी हैं? मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं वहां पे, लेकिन दूसरे और भी डोगराज कितने हैं ये भी देखिए। जरा उसी समय के जो सेंसेक्स है, जो वहां का सेंसस है, जो वहां की जनसंख्या है, उसको निकालिए, उनके प्रतिशत को निकालिए। क्यों सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है कश्मीर में? दूसरों की बात क्यों नहीं हो रही है? इस पर भी सोचिए। तो बहुत कुछ है, एक पक्षीय मत रहिए। जाइए सिनेमा हॉल में जाकर के, अगर आप वहां संघ की शाखा लगाना चाहते हैं तो आपको मुबारक, लेकिन उससे बाहर निकलिए और बहुत कुछ समझने की कोशिश कीजिए। ये अलग बात है, अलग चर्चा का विषय है। चर्चा यहां हम कर रहे थे गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश, और वो कहीं ना कहीं दिखाई तो दे रही है कि साजिश रचने की कोशिश होती रही है पिछले आज से नहीं वर्षों से, लेकिन उसमें कितना विपक्ष जो है, या विपक्ष से मतलब है कि जो इस परिवार और इस पार्टी से अलग जो है वो कितना सफल हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनौतियां अगर कोई पेश करता है, इस आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया जो है उसको अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, तो इस बात को आपको समझना होगा। उन विचारधाराओं को, सेकुलर छवि जो भारत की रही है दुनिया में, उस छवि को आगे कोई बढ़ाता रहा है अब तक, तो वो पार्टी एक ही है, वो कांग्रेस है, और इस बात को आपको मानना होगा। और आज न कल आप अगर हमारी बातों से, मेरी बातों से सहमत हो ना हो, कल आप जरूर सहमत होंगे और कहेंगे कि हाँ, बात उस दिन सही कही जा रही थी। आज आपको लगता है कि जो है सब बहुत अच्छा है, गुडी गुडी है, बहुत अच्छी बात है। आप खुश रहिए, आपको मुबारक आज का दिन। लेकिन कल का दिन अगर आपके लिए दुखदायी होगा तो आप शायद हमारी तरह आप भी कहेंगे कि नहीं, आप कल ही बोल रहे थे, आप दूरदृष्टि रख रहे थे, हमने पहचानने में गलती कर दी। लेकिन हमारा काम है आपको सही रास्ते के बारे में बताना, जो कुछ दिख रहा है वो आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, बहुत सारे साथी, इकबाल खान लिख रहे हैं कि राजीव सर, गांधी जिस सामंतवाद को कांग्रेस के जरिए खत्म करना चाहा, उसी सामंतवाद की वाहक बीजेपी और संघ परिवार है, कह रहे हैं इकबाल खान। ऐसे ही बहुत सारे साथी अलग अलग ढंग से अपने कमेंट को लिख रहे हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम में। कल शाम 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी, कुछ खबरों के साथ, कुछ विचारों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों को। मेरा एक प्रोग्राम जो कल कह भी रहा था कि द कश्मीर फाइल्स का सच, अगर आपने नहीं देखा है तो टैग किया हुआ था थोड़ी देर पहले, और ऐसे भी हमारे वीडियो पे आप जाकर देख सकते हैं कि इस पूरी ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, उसका सच क्या है, देख लीजिए जरा, ठीक लगेगा। तो अब इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।